अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी आज की जो वीडियो लेक्चर है, ये जो CS619 का जो प्रोजेक्ट है उसके सिलसिले में है कि उसमें जो वेब प्रोग्रामिंग हमने यूज़ की है, तो उस वेब प्रोग्रामिंग में जितनी भी लैंग्वेजेस हमने इस्तेमाल की हैं टू डेवलप अवर प्रोजेक्ट, विच इज़ पी एच विच यूजेस PHP, HTML, CSS एंड HTML। सो वो जो तमाम लैंग्वेजेस हैं उनका किस तरह से हमने इस्तेमाल किया है, प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कैसे किया है, प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया है, और हमारे प्रोजेक्ट में जो डिफरेंट मॉड्यूल्स या एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं और उनका क्या वर्क प्रोसीजर है। तो उसके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो के तकरीबन तीन जो हैं वो पोर्शंस होंगे। वीडियो एक ही होगी लेकिन इसमें तीन पोर्शंस में हम लेके चलेंगे। सबसे पहला जो पोर्शन होगा वो HTML और CSS के बारे में होगा, फिर दूसरा पोर्शन होगा डेटाबेस के बारे में, और तीसरा पोर्शन होगा PHP के बारे में। सो ये हमारा इस वीडियो का गोल होगा कि आप इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल हुए हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर टेबल्स बने हुए हैं या फॉर्म्स बने हुए हैं, तो उनका आपको पता हो कि टेबल और फॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम जो है ये स्टार्ट करते हैं। देखें, जैम्प जो है वो हमने रन किया हुआ है। एक मिनट मैं जैम्प रन कर लूँ अपना सेकंड वाला। तो जैम्प हमने रन किया हुआ है। आप लोगों के टेस्ट फेज में भी जैम्प जो है वो यूज़ किया गया था। तो जैम्प हमने रन कर लेना है, और जैम्प जो है वो किस तरह से चलता है। जैम्प जो है उसके पास बेसिकली ये होता है कि जब आपका जैम्प इंस्टॉल किया जाता है तो वो सी ड्राइव में या जिधर भी आपने इंस्टॉल किया है उसमें एक HT डॉक्स वाली जो एक लाइब्रेरी या फोल्डर है वो बन जाता है, और उसके अंदर फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी और फोल्डर बना सकते हो। तो लेट्स से मैंने ये एक फोल्डर बनाया है टेस्ट नाम से, ठीक है। अभी इस फोल्डर के अंदर सिर्फ ये एक फोल्डर पड़ा हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एज्यूम कर लें कि ये फोल्डर भी इसके अंदर नहीं है, ये बिल्कुल खाली फोल्डर है। तो जब ये फोल्डर हमने अपनी यानी कि इस फोल्डर के अंदर हम अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इस वेबसाइट को बनाने के लिए पहले तो इस पूरे फ़ोल्डर को ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। अब VS कोड के अंदर ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप अपने जाएँगे VS कोड के अंदर, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको आप ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप इसको मिसाल के तौर पे जब पहली बार ओपन करेंगे, तो ये आपके पास इस तरह से ये स्क्रीन आपके पास शो हो रही होगी, ठीक है? जिसमें लिखा हुआ होगा विजुअल स्टूडियो कोड, एडिटिंग इन्वॉल्व्ड, वेलकम पेज होगा। यहाँ पे ही आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ओपन फ़ोल्डर का। तो ये ओपन फ़ोल्डर वाला जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपका ज़ैम्प जहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है वहाँ पे चले जाना है। उसके बाद HT डॉक्स का फ़ोल्डर होगा उसमें जाना है, और जो भी फ़ोल्डर आपने बनाया है, या फिर हमारे केस में जो आपको मैंने प्रोजेक्ट भेजा है जब आपने उसको ज़िप फ़ाइल को अनज़िप कर लिया था, और वो आपका जो फ़ोल्डर जहाँ पे जो भी पड़ा हुआ है उसको आपने डबल चेक करके या डबल सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है, और उसमें से ये सेलेक्ट फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद ये आपके पास तमाम फाइल्स ओपन हो जाएंगी जो भी उसके अंदर हुई। तो ये हमारे पास अब फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, ये वेलकम विंडो हम क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से है कि देखें, HTML और CSS बहुत ही बेसिक्स हैं जो कि किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेस्ट फेज़ में ये चीज़ आपको मैंने बताई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये है कि अभी हम दोबारा स्टार्ट से एक इंट्रो लेके चल रहे हैं पूरा एक प्रोसीजर के साथ, ताकि आपको पता हो कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक फ़ाइल बना के चेक करेंगे, ठीक है? हमने एक फ़ाइल बनाई इंडेक्स के नाम से, index.php के नाम से। अच्छा, ये हम इंडेक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इंडेक्स का मतलब होता है पहली या पहला। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो जो भी उसके अंदर इंडेक्स नामी पेज होता है, हमेशा वो सबसे पहले ओपन होता है जब भी हम वेबसाइट को यूज़ करते हैं। सो हमारा जो ज़ैम्प है वो यहाँ पे रनिंग में है, ठीक है? अब हमने अपनी ये वेबसाइट ओपन करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये हम जाएँगे अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट, क्योंकि मेरे फ़ोल्डर का नाम टेस्ट है, लेकिन आपके फ़ोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ई-लॉयर वाला था, तो आपके फ़ोल्डर का नाम होगा ई-लॉयर या ई-लॉयर या कुछ भी। अगर आपका फ़ोल्डर किताब घर का था, तो आपका नाम होगा किताब घर, फ़ोल्डर का नाम होगा किताब घर या किताब घर फाइनल, इस तरह का कोई भी नाम हो सकता है। या अगर मोबाइल लोड वाला प्रोजेक्ट है, तो आपके फ़ोल्डर का नाम होगा मोबाइल लोड सिस्टम या ईज़ी लोड सिस्टम, इस तरह से। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसके जो भी फ़ोल्डर का नाम है, वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। बशर्त ये कि वो फ़ोल्डर आपका HT डॉक्स के अंदर पड़ा हो। तो ये मैंने एंटर किया,
तो ये देखें मुझे इसने ब्लैंक पेज शो कर दिया। उसकी वजह ये है कि मेरे पास इंडेक्स वाली जो फाइल है उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। जब उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो ज़ाहिर बात है उसने मुझे कुछ भी शो नहीं करना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे वापस आके इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मुझे ये हेलो लिखा हुआ नज़र आ गया। अब ये जो हेलो लिखा हुआ मुझे नज़र आया है, ये इस फाइल के अंदर जो मैंने लिखा था। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड नज़र आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड बेसिक चीज़ें हैं जो एचटीएमएल पेज में या पीएचपी पेज के अंदर आप लिखते हैं, फिर वो आपको ब्राउज़र पे शो हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एचटीएमएल के अंदर लिखने में और इसमें क्या फ़र्क है अगर हम सिंपल इस तरह से हर चीज़ लिखते जाते हैं। देखें इस तरह से हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो सिंपल टेक्स्ट होगी। अगर हमें और कुछ लिखना है, हमें बटन बनाना है, तो वो हम नहीं बना सकेंगे। तब हम बटन बना सकेंगे जब हम एचटीएमएल यूज़ करते हैं। सो एचटीएमएल इस्तेमाल करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। आप लिखेंगे एचटीएमएल और स्लैश एचटीएमएल करके टैग क्लोज करेंगे। ये आपने याद रखना है कि एचटीएमएल के अंदर जितने भी आपके पास टैग्स होते हैं वो जोड़ों में होते हैं। सो यहाँ पे भी आपके पास ये जो टैग है ये जोड़ों में होगा। तो जो इसका सेकंड हिस्सा होता है टैग का, या जो दूसरा पार्ट होता है, एंडिंग टैग उसको कहते हैं। एंडिंग टैग में हमेशा जो टैग लाइन होती है या टैग वर्ड होता है उससे पहले स्लैश का साइन होता है, जैसे ये है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये एंडिंग टैग है। तो ये हो गया एचटीएमएल। अब एचटीएमएल के अंदर हमारे पास जो है वो दो बड़े टैग होते हैं। एक हमारे पास होता है हेड का टैग और इसी तरह से एक हमारे पास होता है बॉडी का टैग। अब बॉडी का टैग जो होता है उसमें क्या होता है और हेड के टैग में हम क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे हेड का टैग है, अब हेड के टैग के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए हेड का जो टैग है उसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो इस पेज पे नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हेड टैग के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमारे इस पेज को चलाने के लिए हेल्पफुल हैं। यानी कि सपोर्टिंग चीज़ें लिखते हैं, सपोर्टिंग फाइल्स हम वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब ये पेज हमने बनाया हुआ है तो इसका अगर ये आप ऊपर देखें तो यहाँ पे जो इसका नाम है वो नहीं शो हो रहा वेबसाइट का, बल्कि ये पूरा पाथ शो हो रहा है। तो अगर मैंने अपनी वेबसाइट का कोई नाम शो करना है तो वो यहाँ पे हेड के अंदर मैं टाइटल में दूंगा, टाइटल टैग लगाऊंगा और वहाँ पे स्लैश टाइटल करके इसको क्लोज करूंगा और इसके दरमियान में मैं जो कुछ लिखूंगा तो वो मुझे जो है वो एज अ वेबसाइट नेम यहाँ पे टैब के ऊपर शो हो जाएगा। जैसे अभी मैंने टेस्ट वेबसाइट लिखा तो ये टेस्ट वेबसाइट जो है वो मुझे यहाँ पे शो हो गया। तो ये मेरे पास एक तरीका है। अच्छा, इसके अलावा बॉडी टैग के अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा, मिसाल के तौर पे बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा दिस इज अ टेस्ट पेज, तो ये मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे HTML किस तरह से यूज़ होती है, देखिए यही चीज़ अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ बोल्ड टैग के अंदर। ठीक है। तो बोल्ड टैग लगाने का बड़ा आसान तरीका है बी एंड स्लैश बी। तो ये अब टेक्स्ट जो है मेरा बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा। इसी तरह से अगर यही चीज़ मैं लिखता हूँ आई टैग के अंदर तो मेरा ये जो लिखाई है ये इटैलिक हो जाएगी, थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। अगर यही चीज़ मैं लिखता हूँ पी के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, तो अब इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा और हो जाएगा। अगर मैं यही चीज़ लिखता हूँ H1 के अंदर तो अब मेरे पास ये एक बहुत बड़ी हेडिंग के तौर पे लिखी जाएगी क्योंकि मैंने H1 लिखा है। H2 लिखूंगा तो ये हेडिंग थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से HTML जो है वो वर्क करती है। जो चीज़ हम टैग के अंदर लिखते हैं ब्राउज़र उसको कॉन्टम्पलेट करके यानी कि उसको समझ के उसको एक किस्म का कंपाइल करने के बाद अपने पेज पे या स्क्रीन पे शो करा देता है। सो ये हमारे पास है HTML करने का काम। अच्छा, अब यहाँ पे एक हमारे पास और भी डिमांड आती है। वो डिमांड ये है कि अगर हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर हमने लिख तो दिया है लेकिन उसका कलर चेंज करना पड़ जाए तो वो हम कैसे करेंगे। अब कलर चेंज करने के लिए तो हमारे पास HTML के अंदर कोई भी और मेथड नहीं है। तो कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कलर चेंज करने के लिए हम इस तरह से करते हैं कि हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। अब CSS का इस्तेमाल कैसे और कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए CSS कहते किसको हैं, पहले तो ये होगा देखा जाएगा। CSS कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट को, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर हम डिज़ाइंस को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट या किसी भी टैग पे। अब ये जो H2 लिखा हुआ है मैंने ये टैग कहलाता है, या बॉडी है ये भी टैग है, हेड है ये भी टैग है। ठीक है। तो आप कुछ भी टैग जो HTML में इस्तेमाल कर सकते हैं उन सब पर डिज़ाइन अप्लाई हो सकता है। अब डिज़ाइन अप्लाई करने के तीन तरीके हैं। डिज़ाइन एक ही है, अप्लाई करने के तीन तरीके हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो तरीका कार है उसको हम कहते हैं इनलाइन CSS।
इनलाइन सीएसएस कैसे इस्तेमाल की जाती है? इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल होती है कि अगर आपने ये जो h2 का टैग लगाया है, इसको अगर आपने रेड कलर देना है, तो आप लिखोगे स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोटेशन और उसके अंदर लिखोगे कलर कॉलन रेड और आखिर में सेमी कॉलन। आप इसको सेव कर दोगे। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पेज पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास रेड कलर में टेक्स्ट शो हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है सीएसएस अप्लाई करने की। ये जो कोड है ये सीएसएस है, जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो ये तरीका सीएसएस अप्लाई करने का ये कहलाता है इनलाइन सीएसएस, यानी कि जिस लाइन पे आपने सीएसएस अप्लाई करना है उसी लाइन के अंदर ही कोड लिख दो। जिधर अप्लाई करना है उधर ही लिख दो, उसी जगह पे लिख दो कोड। तो ये कहलाता है इनलाइन सीएसएस। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हमारे पास है, सॉरी, दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम जितने भी डिजाइन्स बनाने हैं ना, वो हम यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल टैग लगा के लिखें। स्टाइल और स्लैश स्टाइल। ये मैंने स्टाइल का एक टैग बना लिया, इसके अंदर मैं सारे डिज़ाइन बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने एक डिज़ाइन बनाना है जिसका नाम मैं रखूँगा, लेकिन यहाँ पे अब ये है कि मुझे डिज़ाइन्स के नाम रखने पड़ेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन्स होते हैं, तो हर डिज़ाइन को हम इस तरह से ओपनली नहीं लिख सकते, हमें हर डिज़ाइन को नाम देना पड़ता है, या बाज़ औक़ात हमने डिज़ाइन्स की ग्रुपिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है, अभी ये ब्लैक कलर का है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, इसका कलर रेड हो जाए और बैकग्राउंड इसका येलो हो जाए। अब मैं 2 काम इकट्ठे करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दोनों बातें। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा कलर रेड और बैकग्राउंड कलर येलो, ये मैंने लिख दिया। लेकिन अब मसला ये है कि ये सिर्फ लिख देने से यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। इसको, इस सारी चीज़ को मुझे लिखना पड़ता है 2 ब्रैकेट्स के अंदर। अब ये 2 ब्रैकेट्स के अंदर तो मैंने लिख दिया, अभी भी ये अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई करने का क्या तरीका है कि हम इस ये जो डिज़ाइन हमने इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, इस डिज़ाइन को हम कोई नाम दें। तो मैं इस डिज़ाइन को नाम दे रहा हूँ हेडिंग डिज़ाइन। स्पेस नहीं देनी है आपने डिज़ाइन के नामों में, हेडिंग डिज़ाइन। अब हेडिंग डिज़ाइन मैंने लिख दी, अब यहाँ पे मैंने ये अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। आप लिखोगे यहाँ पे क्लास, क्लास का मतलब होता है कि आप इसने सीएसएस का डिज़ाइन ढूँढना है, और मैं नाम दूँगा हेडिंग डिज़ाइन। अभी भी ये अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो हेडिंग डिज़ाइन है, मैंने नहीं बताया सीएसएस को कि ये हेडिंग डिज़ाइन जो है, इसको किस चीज़ पे अप्लाई करना है। अगर मैं हेडिंग डिज़ाइन से पहले डॉट लिखता हूँ, तो इसका मतलब है मैं सीएसएस को ये बता रहा हूँ कि तुमने हेडिंग डिज़ाइन हर उस जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे क्लास इज़ इक्वल टू हेडिंग डिज़ाइन लिखा हो। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने हेडिंग डिज़ाइन से पहले लिखा होता हैश, तो फिर ये कहाँ-कहाँ पे अप्लाई होता? ये फिर अब क्लास पे अप्लाई ना होता। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करके वापस जाता हूँ, तो ये डिज़ाइन हट जाएगा। ये अब हैश लिखने के बाद उस जगह पे अप्लाई होगा जहाँ पे हमने आईडी इज़ इक्वल टू हेडिंग डिज़ाइन लिखा हुआ होगा। क्योंकि जब हम किसी भी एलिमेंट को आईडी के तौर पे कोई सीएसएस का डिज़ाइन अप्लाई करते हैं, तो वो उसको जाके ढूँढता है हैश के आगे। अगर हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे, तो वो उसको ढूँढेगा डॉट के आगे। तो अब मैंने चूँकि ये आईडी इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इसलिए ये फिर हैश के आगे ढूँढेगा। अब मैं अगर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये दोबारा इस पे अप्लाई हो जाता है। सो ये हमारे पास दूसरा तरीका है सीएसएस को अप्लाई करने का। एक था इनलाइन, दूसरा है ऑन पेज, जिसमें हम इसी पेज के ऊपर जो है वो सीएसएस का कोड लिख के और वो अप्लाई करते हैं। इधर हम मल्टीपल कोड्स लिख सकते हैं, जैसे मैं कोड डिज़ाइन बनाता हूँ डॉट डिज़ाइन टू और इसके आगे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे कलर ब्लू ब्लू और बैकग्राउंड कलर मिसाल के तौर पे रेड। अब मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं यार, ये मैंने दिस इज़ अ टेस्ट पेज को तो पहला डिज़ाइन अप्लाई किया है, तो एक और मैं हेडिंग बनाता हूँ H3 के नाम से। इधर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे इसको मैंने अब ये दूसरा डिज़ाइन अप्लाई करना है डिज़ाइन टू, तो यहाँ पे मैं आसानी से लिख दूंगा क्लास इज इक्वल टू डिज़ाइन टू। वजह, क्योंकि डिज़ाइन टू से पहले डॉट लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे क्लास लिखना पड़ेगा। तो क्लास इज इक्वल टू डिज़ाइन टू। ये सेव किया, इधर मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये हमारे पास डिज़ाइन टू अप्लाई हो चुका है। सो ये हमारे पास एक तरीका है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि हम ये जितना भी सीएसएस का कोड लिखना चाहते हैं, ये हम इस सफ़े पे ना लिखें, एक और सफ़ा बनाएँ और उसमें लिखें। तो मैं यहाँ पे एक सफ़ा बनाता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, इसका नाम मैं रखूँगा, इसका मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, डिज़ाइन, स्टाइल
कोड कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस लिखने का मकसद ये है क्योंकि इसमें सी एस एस का कोड जाना है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैंने क्या किया था, जो डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ था ना, वो सब मैं कट करके यहाँ पे ले आता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो स्टाइल का टैग है, इस स्टाइल के टैग को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि मैंने सारा कोड अलग एक फ़ाइल बना के उसके अंदर स्टोर कर लिया है। अब लेकिन ये इस पे अप्लाई अभी भी नहीं होगा। अप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक आप ये जो फ़ाइल आपने बनाई है डिज़ाइन वाली, इसको आप अपने मेन इस सफ़े पे या पेज पे इंक्लूड ना करें, शामिल ना करें। इसको बताएँ जब तक ना कि डिज़ाइन वाली जो फ़ाइल है वो कौन-कौन सी हैं। तो जब हमने कोई दूसरी फ़ाइल किसी पेज के अंदर शामिल करनी होती है, तो उसके लिए हम लिंक का टैग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लिंक हमने लिख दिया, अब लिंक को 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि जो फ़ाइल हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, उसका रिलेशन क्या है और उस फ़ाइल का एड्रेस क्या है। तो हम रिलेशन बताएँगे कि रिलेशन है स्टाइल शीट, यानी कि जो फ़ाइल हम अभी इंक्लूड करने लगे हैं, उसमें स्टाइल पड़ा होगा ज़्यादातर, सीएसएस का स्टाइल होगा। अब आगे हम उसे बताएँगे href हाइपर रेफ़रेंस। हाइपर रेफ़रेंस कहते हैं कि वो फ़ाइल है किधर। अब वो फ़ाइल चूँकि स्टाइल वाली मेरे पास बिल्कुल साथ ही पड़ी हुई है, तो मुझे कोई लंबा-चौड़ा एड्रेस बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उसे कहूँगा style.css, यानी इसी फ़ोल्डर में जहाँ पे ये इंडेक्स की फ़ाइल है, इसी फ़ोल्डर में देख लो कहीं पे स्टाइल भी पड़ी होगी। और ये मैंने इस तरह से करके लिंक का टैग लगा दिया। अगर मेरे पास यहाँ पे सीएसएस वाला ये जो पेज है, सी style.css, अगर ये साथ ना होता, बल्कि एक और कोई फ़ोल्डर हम बनाते हैं सीएसएस का, और ये जो style.css है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होती, इस तरह से करके, बाहर ना होती, तो फिर हमें बताने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता कि सीएसएस फ़ोल्डर के अंदर स्लैश style.css जो है वो ढूँढो। तो फिर ये हम बताते हैं, ठीक है? तो इसको पाथ कहते हैं। ये हमने पूरा पाथ दिया है कि फ़ाइल हमारी किधर पड़ी हुई है। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ, वापस जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब दोबारा मेरा सीएसएस का कोड इस पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये तीसरा तरीका था सीएसएस अप्लाई करने का। अच्छा, अब बारी आती है कि सीएसएस का जो कोड है, ये अगर तो हमें थोड़ा-सा लिखना पड़े फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा सीएसएस का कोड लिखना पड़ जाए, तो उस सूरत-ए-हाल में फिर तो ये फ़ीज़िबल नहीं रहता। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर अम, लेट्स से तकरीबन 1000 पेजेस हैं और हर 1000 पेजेस के अंदर तकरीबन 12-13-1300 लाइन्स हैं। तो आपने अगर उन पे डिफरेंट डिज़ाइन अप्लाई करने हैं, तो फिर अगर आप खुद सारा कुछ लिखने बैठ जाओगे सीएसएस में, फिर तो टाइम बड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो उसका क्या एक हल निकाला जाता है, उसका हल ये निकाला जाता है कि सीएसएस का डिज़ाइन बना-बनाया मिल जाता है नेट से। हम सिर्फ़ वो डिज़ाइन उठा के अपने पास रख लेते हैं और उसको अप्लाई करते जाते हैं। तो बना-बनाया जो सीएसएस का डिज़ाइन है, उसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क का नाम क्या है? उसको बहुत सारे हमारे पास बने-बनाए डिज़ाइन हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स ने अपनी-अपनी आसानी के लिहाज से मुख्तलिफ डिज़ाइन्स बना के रखे हुए हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन डिज़ाइन इस्तेमाल होता है, वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो है, वो क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप जिस तरह से अभी हमने ये style.css की क्लास बनाई है ना, ठीक है, पेज बनाया है। बूटस्ट्रैप भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन्स होंगे बस, और कुछ भी नहीं है। तो बूटस्ट्रैप जो है वो किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं? बूटस्ट्रैप के लिए देखें, हम जो है वो क्या करेंगे, अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप फॉर सीडीएन। 2 तरीके हैं, या ऑनलाइन बूटस्ट्रैप यूज़ करें या डाउनलोड कर लें, दोनों तरीकों से हो सकता है। अगर हम बूटस्ट्रैप फॉर सीडीएन इस्तेमाल करते हैं, सीडीएन का मतलब है ऑनलाइन, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखें W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है, यहाँ पे इसको आपने ओपन कर लेना है। इधर से आपको ऑथेंटिक बूटस्ट्रैप मिल जाएगा। तो इसको हमने ओपन किया। अच्छा, ये हमारे पास ये आ गया ट्राई इट फॉर योरसेल्फ, यहाँ पे हम चले गए और जैसे ही हम ट्राई इट फॉर योरसेल्फ पे जाएँगे, तो वो कोड हमें दिखा देगा जिसके अंदर सारा कोड लगा हुआ है और उसके ऊपर बूटस्ट्रैप की फ़ाइल भी होगी। तो ये देखें, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की फ़ाइल ये लगी हुई है। ये लिंक की फ़ाइल, अभी आपको जैसे मैंने अपनी बनाई हुई फ़ाइल लिंक करके दिखाई है, तो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल भी हमने लिंक करनी है। तो ये हमने कॉपी की और यहाँ पे गए और यहाँ पे हेड के अंदर जहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल लिंक की हुई है, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को भी मैंने लिंक कर दिया। दैट्स सिंपल। अब मैं अपनी फ़ाइल हटा देता हूँ। अब जैसे ही अपनी फ़ाइल हटाऊँगा और सिर्फ़ बूटस्ट्रैप की फ़ाइल यहाँ पे रहेगी, अब आपको मैं ये पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और अब आप चेंज देखिएगा। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया और दैट्स इट। अब इसने ये लिखाई का स्टाइल भी चेंज कर दिया है और आपके पास फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया है। तो ये हमारे पास अब बूटस्ट्रैप यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि बूटस्ट्रैप का जो डिज़ाइन है, वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बूटस्ट्रैप का जो डिज़ाइन है ना, उसके अंदर कुछ बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपने
लिखाई का कलर चेंज करना हो तो आप लिखोगे टेक्स्ट यानी लिखाई माइनस, माइनस का साइन लगता है, माइनस का मतलब माइनस करना नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैथ्स नहीं यूज कर रहे हम। आप सिंपल यहाँ पे क्लास में लिखोगे टेक्स्ट माइनस, अब आगे आपने इसको जो कलर देना है, मिसाल के तौर पे मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ रेड। अब रेड के लिए खतरे का निशान, सुर्ख आमतौर पे खतरे का निशान है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर रेड को रेड नहीं कहते बल्कि रेड के लिए डेंजर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट माइनस डेंजर। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास इस टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो विदाउट इवन कोडिंग। आपको कोडिंग नहीं करनी, डिज़ाइन सारा बना हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑनलाइन, आपने सिर्फ अप्लाई करना है। तो हमने भी इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट्स में किया, हमने सिर्फ डिज़ाइन अप्लाई किया। तो टेक्स्ट डेंजर, इसी तरह अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप लिखोगे बीजी यानी बैकग्राउंड माइनस जोन से भी बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, मिसाल ग्रीन बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं। अब ग्रीन जो है उसको सक्सेस के तौर पे लिखा जाता है बूटस्ट्रैप में क्योंकि सब्ज रंग कामयाबी की निशानी है। तो सक्सेस हम यहाँ पे लिखते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं और ये हमारे पास ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आ गया। तो ये हमारे पास 6 बुनियादी कलर हैं। पहला सक्सेस है, फिर आपके पास ये डेंजर है जो सुर्ख हो जाता है, फिर आपके पास है प्राइमरी जो कि थोड़ा-सा जामनू कलर, पर्पल कलर आप कह लें, ब्लू ब्लू कह सकते हैं लेकिन डार्क ब्लू है। फिर आपके पास है इन्फो, ये आपके पास थोड़ा लाइट ब्लू है या ग्रीनिश टाइप है। उसके बाद आपके पास एक है सेकेंडरी, ये थोड़ा ग्रेइश टाइप है। फिर आपके पास एक आ जाता है वार्निंग और ये थोड़ा-सा आपके पास येलो ऑरेंज टाइप है। तो ये 6 बुनियादी कलर्स हैं जो यूज़ हुए हुए हैं। तो अब आपके प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे अगर कहीं पे ये वार्निंग, डेंजर, सक्सेस इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हों, प्राइमरी, तो आपको पता होगा कि ये कलर्स के इस्तेमाल के लिए हैं। सो ये हमारे पास हो गया जी बूटस्ट्रैप का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कि बूटस्ट्रैप कैसे शामिल होती है प्रोजेक्ट के अंदर और कैसे इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से अब हम टैग्स थोड़े से देख लेते हैं कि और कौन-कौन से टैग्स हैं। टैग्स एचटीएमएल के अंदर और हमारे पास हैं बटन्स के। बटन बहुत कॉमन एक एंटिटी है, कॉमन एक चीज़ है जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करनी होती है। तो बटन्स जो हैं वो हम 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं। पहला तरीका बटन लगाने का ये है कि हम एक एंकर टैग के ज़रिए से बटन लगाएँगे। अब एंकर टैग जो है ये आम तौर पे वैसे बटन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपने एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे जाना हो। अब एंकर टैग लगाते कैसे हैं? आप a/a करके एंकर टैग लगा सकते हैं। लेकिन अब एंकर टैग जो है इसको हमने बताना होता है कि जब तुम पे क्लिक किया जाए तो तुमने किधर जाना है। अभी अगर मैं सिंपल एंकर टैग लगाता हूँ और इसके दरमियान में लिख देता हूँ बटन, तो ये बटन तो बन जाएगा लेकिन ये बटन किसी काम का नहीं है। इस पर क्लिक करता भी रहूंगा तो मैंने कहीं पे भी नहीं जाना क्योंकि मैंने इस बटन को नहीं बताया कि तुम पे क्लिक होगा तो तुमने कहाँ जाना है। तो जब हम किसी भी टैग को उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं, यानी कि जब हम बताते हैं टैग को कि तुम पर क्लिक हो या तुमने कैसा दिखना है, तो वो प्रॉपर्टीज हम स्टार्टिंग टैग के अंदर बताते हैं। और प्रॉपर्टीज बताने का तरीका ये होता है कि प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और डबल कॉमा लगाते हैं या डबल कोटेशन जिसको कहा जाता है वो लगाते हैं और डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू देते हैं। तो ये चीज़ होती है प्रॉपर्टी और डबल कोटेशन के अंदर होती है उसकी वैल्यू। जैसे मैथ्स में भी होता है लेट x इज इक्वल टू 1, तो x वेरिएबल है, 1 उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे भी href प्रॉपर्टी है और वैल्यू उसकी क्या है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ बटन जो है ना ये बटन ना हो बल्कि गूगल लिखा हुआ है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं फ़ौरन से गूगल पे चला जाऊँ। तो मैंने ये पीछे कोड लगा दिया गूगल का पेज का, google.com, https://google.com। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये गूगल लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो मैं फ़ौरन से गूगल के पेज पे चला जाऊँगा। तो ये एक कॉमन सी एग्जांपल है। तो ये हम बटन्स बना सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह से हम अपने पेजेस पे भी भेज सकते हैं। अब अगर हम एक और पेज बनाते हैं यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये हमने न्यू फाइल, यहाँ पे हमने बनाया home.php, ये एक और पेज बनाया और यहाँ पे हमने लिखा सेकंड पेज। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जो बटन है, इस पे मैं ये बटन पे मैं लिखता हूँ गो टू सेकंड पेज, यानी बटन पे लिखा हुआ ये आए और जब हम बटन पे क्लिक करें तो हम home.php पे चले जाएं क्योंकि मेरी फाइल का नाम home.php है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे ही मैं गो टू सेकंड पेज पे क्लिक करूँगा तो ये हम सेकंड पेज पे जो है वो आ गए हैं। तो ये हमारे पास है जी तरीकाकार या एंकर टैग को इस्तेमाल करने का। इसको हम बटन बटन भी कह सकते हैं आप। अच्छा, अगर इसको हमने बटन का कोड देना हो यानी कि बटन की शक्ल देनी हो तो वो बूटस्ट्रैप के अंदर बड़ा आसान है। आप लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू बीटीएन। बीटीएन स्टैंड्स फॉर बटन और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बटन बन गया। लेकिन
अब चूँकि आपने बटन को कोई कलर नहीं दिया तो बटन का कोई भी कलर शो नहीं करेगा। अब अगर आपने बटन को कलर देना है तो आप लिखोगे btn माइनस आगे कलर। जैसे अगर मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूँ तो ये मैं लिखूँगा बटन माइनस सक्सेस। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये मेरे पास बनना चाहिए। लेकिन ये समहाउ यहाँ पे शो नहीं कर रहा। सॉरी, इंडेक्स पेज पे जाना है ये। तो ये मेरे पास सक्सेस बटन बन गया। अगर मैं डेंजर लिखता तो ये डेंजर आ जाता। अगर मैं कलर ना देता तो सिर्फ बटन की एक शेप आती मेरे पास, जो कि मुझे नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसमें कोई कलर नहीं है। इसी तरह से मैं सिर्फ अगर बटन को बाउंड्री देना चाहता हूँ, हाशिया लगाना चाहता हूँ, आउटलाइन देना चाहता हूँ, तो मैं लिखता बटन माइनस आउटलाइन माइनस डेंजर, यानी सुर्ख रंग की बाउंड्री लगा दो, तो ये इस तरह का बटन बन जाता। जिस पे आप माउस लेके जाते, हवर करते, तब उसका कलर चेंज होता। तो ये भी बटन बनाने का एक स्टाइल है। तो ये हम इस तरह से बटन बना सकते हैं। एक तो ये बटन हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास जो है वो एक और भी टैग है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं। 90% ये वाला टैग इस्तेमाल होता है, और ये टैग आपके पास है इनपुट का टैग। अच्छा, ये जो इनपुट है ना, ये बहुत ही मल्टी फंक्शनल टैग है। आप इसको हरफन मौला कह सकते हैं। ये ऐसा टैग है जो कि डिफरेंट शेप्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी चीज़ एक है लेकिन यूजेस और पर्पस इसके बहुत ज़्यादा है। मल्टीपर्पज टैग है। अगर मैं सिर्फ इनपुट लिखता हूँ तो एक बॉक्स शो हो जाएगा। उस बॉक्स के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग आई कैन टाइप इट। ठीक है, तो ये सिंपल बॉक्स बन जाएगा। लेकिन मैं इसको अगर प्रॉपर्टी देना शुरू करूं, मैं इसको इसकी किस्म बताना शुरू करूं, इसकी टाइप बताना शुरू करूं, तो टाइप मैं इसको बहुत सारी बता सकता हूं। जैसे मैं इसको कह सकता हूं कि तुम्हारी टाइप है, मिसाल के तौर पे, नंबर। अगर मैं नंबर लिखूंगा तो अब मैं इसके अंदर एबीसी नहीं लिख सकता, मैं प्रेस भी करता रहूंगा बटन। तो अब जैसे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन लिखा कुछ नहीं जा रहा। हाँ, मैं 1 2 प्रेस करूंगा तो इसमें लिखी जाएगी। और ये आप देखें कि इसमें अंदर अब एरो के साइन भी आ गए हैं, जिससे आप इसकी वैल्यू ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप सिर्फ एज ए नंबर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं लिखूं टेक्स्ट, तो फिर तो इसके अंदर मैं सब कुछ लिख सकता हूँ। फिर एबीसी भी है, 1 2 3 भी है, स्पेशल सिंबल भी हैं, सब कुछ इसके अंदर लिखा जा सकता है। और अगर मैं इसके अंदर लिखूं डेट, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एज अ कैलेंडर। अब इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक कैलेंडर ओपन होगा ड्रॉप डाउन में, और यहाँ से आप जो भी डेट सेलेक्ट करोगे वो वहाँ पे शो हो जाएगी। सो आप इसको एज ए कैलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम, तो अब यही डब्बा टाइम बन जाएगा। आप इस घड़ी पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप कोई भी टाइम सेलेक्ट करके और उसको आप शो करा सकते हो डब्बे के अंदर। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा पासवर्ड, तो यहाँ पे अब ये जो पासवर्ड है ये हमारे पास बन जाएगा एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर जो कुछ आप लिखोगे वो डॉट डॉट्स बनना शुरू हो जाएगी। तो ये अब डॉट्स जो हैं ये क्यों नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि डब्बे की टाइप हमने पासवर्ड रखी हुई है। अब इस आँख पे आप क्लिक करेंगे तब आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस एक टैग को, इस एक बॉक्स को मुख्तलिफ तरीकों के लिए या मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये हमारे पास एक ऐसा टैग है जो बहुत वर्सटाइल है, बहुत इसमें वैरायटी है, आप इसको हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस डब्बे की एक और भी खासियत है कि आप इसको नाम भी देंगे तो ही इसका आगे कोई यूज़ होगा। तो हमें इसको नाम भी देना पड़ता है, तो हम हर डब्बे को नाम देंगे। जब जितने डब्बे हम बनाएँगे हर एक को हम यूनीक नाम देंगे। वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि क्यों इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा-सा मैं तारुफ़ करवा दूँ डिव का और स्पैन का। व्हाट इज़ डिव एंड व्हाट इज़ स्पैन? देखिए, मैं 2 चीज़ें लिख रहा हूँ। डिव, ये एक टैग है। इसके अंदर मैंने लिखा दिस इज़ अ ब्लॉक। मैंने एक वैसे एक ये लाइन लिख दी, कुछ भी लिख सकता था, लेकिन ये लाइन लिख दी, और एक मैंने लिखा स्पैन। अब स्पैन भी एक टैग है, और ये टैग क्या करेगा, इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ रैप। अब मैंने ये दोनों चीज़ें लिखी। अब आपके लिए आमतौर पे ये दोनों चीज़ें एक जैसी होंगी कि हमने कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़ा-सा इसमें फ़र्क दिखाता हूँ। अब डिव है, अगर इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास इज़ इक्वल टू बीजी माइनस प्राइमरी। अब इसको आप देखें तो इसका बैकग्राउंड कलर पूरे सफ़े पे उसने घेर लिया है। लिखाई सिर्फ़ यहाँ तक ख़त्म हो गई है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो पूरे सफ़े पे चल रहा है। मतलब ये कि जो मैंने डिव बनाया है, ये जो डिव है, ये डब्बा आप इसको कह लें। ये जो डब्बा मैंने बनाया है, ये इतना लंबा है कि ये पूरे सफ़े तक फैला हुआ है। लेकिन अगर मैं यही क्लास, यानी कि मैं स्पैन को भी देता हूँ बीजी माइनस इन्फो, तो ये देखें, ये सिर्फ़ उतनी सी जगह लेता है जितने एरिया में इसने इसके टेक्स्ट ने जगह लेनी है। यानी जब तक लिखाई है उतना ही इस डिब्बे का साइज़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये फ़र्क है डिव और स्पैन में। जो डिव है,
इसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं, और स्पैन जो है वो इन लाइन एलिमेंट है, यानी कि आप अगर मुख्तलिफ स्पैन्स लगाएंगे तो वो आपके पास एक सीधी लाइन में नज़र आएंगे आपको। लेकिन अगर यही चीज़ हम डिव के साथ करते तो डिव जो है वो ऊपर नीचे हमें नज़र आते। ठीक है, तो डिव हमेशा ऊपर नीचे चलते हैं, स्पैन हमेशा लेफ्ट टू राइट, ये उनकी मूवमेंट होती है। सो ये हमारे पास एक थोड़ा सा था कि डिव और स्पैन में क्या फ़र्क है। अच्छा, इसके बाद एक और टैग है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। टैग नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टी है इनपुट की। अगर मैं इसको कहता हूँ बटन, तो मेरा यही जो डब्बा है ये बटन बन जाएगा। सिंपल लिखा हुआ उसके अंदर कुछ नहीं है, बट ये बटन है। अगर इसके अंदर कुछ लिखना है तो वो मैं लिख सकता हूँ वैल्यू के ज़रिए से। वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी, मिसाल प्रेस मी, तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा प्रेस मी, तो ये बटन बन गया। वेरी सिंपल। तो ये मेरे पास एक इंट्रोडक्शन था HTML और CSS का। ये हमारा पहला पोर्शन था इस वीडियो का, कि जिसके अंदर मैंने आपको HTML और CSS का थोड़ा सा इंट्रो देना था कि CSS कैसे अप्लाई करते हैं, HTML के टैग्स क्या होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई की जाती है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ है हमारे पास डेटाबेस, कि डेटाबेस जो है वो कैसे काम करती है, या डेटाबेस में कौन कौन सी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे जो हमारा जैम्प है उसको हम चलाएंगे। तो जैम्प चलाने के लिए आपको पता है लोकल होस्ट लिख के इंटर प्रेस करेंगे, तो ये मेरे पास जो है वो जैम्प की विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, जैम्प अब हमारे पास ये चल पड़ा, तो इसमें अगर हमने आप डेटाबेस ओपन करना है तो ये PHP माई एडमिन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़े से टाइम के बाद ये हमें एक डेटाबेस ओपन कर देगा। अब ये डेटाबेस जो है, इसमें ये लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब आपका डेटाबेस ओपन होगा तो मे बी उसमें ये 3 या 4 चीज़ें हों, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो खुद बनी हुई आती हैं। तो डेटाबेस बनाने का क्या तरीका है? डेटाबेस बनाना मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। हम न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नाम देते हैं कुछ भी, लाइक ABC, कुछ भी हम यहाँ पे देके और क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो डेटाबेस बन जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख के और क्रिएट पे क्लिक किया, तो ये देखें मेरा टेस्ट डेटाबेस ये बन गया। अच्छा, अब टेस्ट डेटाबेस मेरे पास बना ना, तो उसके अंदर ये यूज़र टेबल पहले नहीं था, मैंने बनाया है। तो टेबल कैसे बनाते हैं, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो कोने में ये जहाँ पे माउस है मेरा, यहाँ पे आपको न्यू का ये लिखा हुआ आ रहा है लफ्स। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक इस तरह की विंडो दिखाएगा, जिसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि नया टेबल बना सकते हैं। टेबल का नाम यहाँ पे देंगे, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आगे हम उनके कॉलम्स बताएंगे कि इस टेबल में कितने कॉलम्स होने हैं। तो कॉलम्स के नाम भी हमने खुद बताने होते हैं, जैसे पहले कॉलम का नाम है ID, दूसरे कॉलम का नाम है टाइटल, तीसरे कॉलम का नाम है डिस्क्रिप्शन, चौथे कॉलम का नाम है स्टेटस। अब हमने कॉलम्स बना लिया, अब हमने इन कॉलम्स को बताना है कि इनके अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर किया जाएगा। अब टाइटल है, इसके अंदर हमने बताना है कि वेरिएबल करेक्टर, यानी ABCD 1 2 3 B, स्पेशल करेक्टर भी, सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर की जा सकती हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में भी हम सारी चीज़ें स्टोर करना चाहते हैं तो var4 डेटा टाइप रखेंगे, और स्टेटस में भी var4। इनकी आगे हमने लेंथ बतानी होती है। लेंथ का मकसद ये होता है कि हमारे पास ये जो कॉलम बन रहा है, इसमें लेंथी से लेंथी जो लफ्ज़ है वो कितने लेटर्स का हो। ठीक है, एक अगर हम एक लेंथ देते हैं तो उसका मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी लाइन या वर्ड हम लिख सकते हैं वो एक लेटर का होगा, यानी सिर्फ A या सिर्फ B या सिर्फ C या सिर्फ 1, सिर्फ 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। 10 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 में 2 लेटर्स आ जाते हैं। तो लेंथ हम देते हैं 100 ताकि हम इसमें लंबी चीज़ें भी लिख सकें। और इसके बाद अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारे पास एक और टेबल बन गया है। ठीक है, जैसे अभी मैं टेस्ट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब मेरे पास 2 टेबल हो गए, प्रोडक्ट्स और यूज़र। पहले सिर्फ यूज़र था, अब 2 टेबल हो गए। तो ये मेरे पास एक डेटाबेस बन गया। अब आपको मैंने बताना है कि डेटाबेस के अंदर कौन से बुनियादी काम है जो कि हम करते हैं। देखें, डेटाबेस जो है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है तब जब हमने अपने डेटा को सेव रखना हो। तो डेटा को सेव रखने के लिए हमें डेटाबेस के साथ बात करनी पड़ती है, और डेटाबेस के साथ बात करने के लिए जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो है SQL, या स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश की तरह। और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कैसे काम करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये हमने SQL का ये जो डब्बा आ रहा है इस पर क्लिक किया, तो ये हमें यहाँ पे बोलेगा हाँ जी लिखो क्या बात करनी है डेटाबेस से।
तो देखें हम अगर उर्दू में बोलें, अब मेरे पास एक टेबल है ना, ये यूज़र्स, ठीक है? इस यूज़र्स वाले टेबल के अंदर देखें मेरे पास कुछ डेटा भी पड़ा है। अब अगर मैंने उर्दू में बोलना हो कि मुझे यूज़र वाले टेबल का डेटा देखना है, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा यूज़र वाले टेबल से डेटा दिखाओ, ठीक है? इसको इंग्लिश में लिखते हैं, शो मी द शो मी ऑल द डेटा फ्रॉम यूज़र्स टेबल। मैं ये लिखूँगा इंग्लिश में। अगर यही चीज़ मैंने एसक्यूएल के अंदर लिखनी है, ठीक है? तो शो का मतलब होता है दिखाओ, लेकिन एसक्यूएल में उसको हम लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है? ऑल द डेटा को हम एसक्यूएल के अंदर स्टैटिक लिखते हैं और आगे है फ्रॉम यूजर्स टेबल, तो हम टेबल नहीं लिखेंगे लेकिन सिर्फ ये चीज़ लिख देंगे फ्रॉम यूजर्स, बस। तो ये चीज़ जो थी इंग्लिश में, इसको हम जब एसक्यूएल के अंदर लिखेंगे तो वो ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है? तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ये हमारे पास एक बन गई क्यूरी, इसको हम क्यूरी कहते हैं। ये एसक्यूएल की ज़बान के अंदर जब हम कोई कमांड देते हैं, कोई हुक्म देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसको क्यूरी कहा जाता है। और अब ये क्यूरी हमने लिख दी, इसको चलाएंगे कैसे? ये नीचे गो का बटन आ रहा है बॉटम राइट कॉर्नर में, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जितना भी डेटा पड़ा था सारा उसने मुझे दिखा दिया, ठीक है? तो ये क्यूरी लगाने का तरीका है। अब क्यूरी के अंदर मैं शर्तें भी लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर, यानी कि जहां पे, अब ये एक शर्त है, वेयर जो स्टेटस है यूजर का इक्वल टू, वो बराबर हो किसके? एक्टिव के। तो एक्टिव हम चूंकि अब एक्टिव एक लफ्ज है, डिजिट नहीं है, तो उसको हम डबल कोटेशन में लिखेंगे ताकि वो उसको चेक कर सके। तो अब हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव। अब मैं गो पे क्लिक करता हूं तो ये देखें अब मुझे वो सिर्फ एक यूजर दिखा रहा है, क्योंकि दूसरा यूजर जो था उसका स्टेटस इनएक्टिव था। ये हमारे पास एक क्यूरी हो गई, सिलेक्ट क्यूरी। इसी तरह हम एक और क्यूरी भी लगा सकते हैं, ठीक है? अब एक और क्यूरी है जिसमें डेटा हम सेव करवाते हैं डेटाबेस के अंदर, और वो क्यूरी हमारे पास है इंसर्ट। अब इंसर्ट क्यूरी कैसे काम करती है? देखिए इंसर्ट क्यूरी जो है ना, अगर हम इसको नॉर्मल इंग्लिश में लिखें तो हम कैसे लिखते? हम लिखते कि सेव, मिसाल के तौर पे सेव दिस कस्टमर डिटेल्स इनटू यूजर्स टेबल एंड द डिटेल्स आर, और नीचे फिर हम उसको डिटेल्स देते। मिसाल के तौर पे हम लिखते कि नेम जो है वो अली है, ईमेल जो है वो मिसाल के तौर पे ali@gmail.com है, और इसी तरह हम लिखते कि जी फ़ोन जो है, फ़ोन फ़ोन नंबर वो हमारे पास है 0300 123 4 5 6 7। तो ये हम इस तरह से लिखते हैं अगर हम सादी इंग्लिश में लिखते। लेकिन यही चीज़ अगर हमने एसक्यूएल के अंदर लिखनी है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर लिखनी है, तो हम लिखेंगे इंसर्ट, यानी कि सेव कर दो, इनटू यूजर्स वाले टेबल में सेव कर दो। अब आगे हमें से ब्रैकेट्स के अंदर बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ हम तुम्हें देने जा रहे हैं, ठीक है? कौन कौन सी चीज़ हम तुम्हें देंगे? हमें से बताएंगे कि हम तुम्हें यार नाम भी बताएंगे, हम तुम्हें फ़ोन भी बताएंगे, हम तुम्हें ईमेल भी बताएंगे, और हम तुम्हें स्टेटस भी बताएंगे, ठीक है? अब ये चार बातें हमने इसे बतानी हैं, लेकिन अभी तक हमने बताई नहीं है। अब हम ये से बातें बताएंगे। हम आगे लिखेंगे वैल्यूज़, कि हाँ जी अब आ रही हैं वैल्यूज़। पहले हमने तुम्हें सिर्फ ये बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें देंगे, और अब हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि वो चीज़ें हैं क्या। तो अब मैंने नाम बताना है। अब हमेशा जब हम अपने पास से कोई चीज़ बता रहे होंगे एसक्यूएल के अंदर, तो हम उसे सिंगल कॉमा के अंदर लिखते हैं या कोटेशन के अंदर लिखते हैं, सिंगल कोटेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ जी कस्टमर 3 या कस्टमर 5, और कॉमा, क्योंकि अब दूसरी चीज़ देनी है। फ़ोन के अंदर मैं लिखता हूँ 0333, और इस तरह से 33 वाला ही नंबर लिखते हैं, कॉमा। अब आगे ईमेल है, मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ जी customer3@yahoo.com, और कॉमा, आखिर में स्टेटस देना है, मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे एक्टिव। ये मैं लिखने के बाद अगर गो पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा 1 रो इंसर्टेड, मतलब एक रो सेव हो चुकी है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे वही सिलेक्ट क्यूरी दोबारा लगाता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, और अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें तीसरा यूज़र भी मेरे पास ऐड हो चुका है, ठीक है जी। तो ये तीसरा यूज़र भी मेरे पास ऐड हो गया। अब देखें, याद रहे मैंने आईडी नहीं दी थी इसको, इस वजह से इसकी आईडी उसने खुद बहुत ज़ीरो रख दी है। अगर मैं आईडी देता तो वो आईडी भी सेव करता, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास एक तरीकाकार है डेटा सेव करवाने का डेटाबेस में। फिर आती है बारी अपडेट की, कि डेटा अपडेट कैसे होता है। अब मिसाल दे रहा हूँ आपको, अभी हमने एक कस्टमर का डेटा डाला जिसका नाम था कस्टमर 5, फ़ोन नंबर ये है, ईमेल ये है, आईडी उसकी 0 है। मैंने आईडी चेंज करके 3 करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपडेट कर दो, यानी अपडेट यूज़र्स, क्योंकि हमने यूज़र वाले टेबल को अपडेट करना है। क्या अपडेट करो? हम उसे कहेंगे सेट कर दो आईडी को 3 के इक्वल, लेकिन हम उसे शर्त बताएँगे वेयर वेयर ईमेल बराबर हो किसके? वेयर ईमेल बराबर हो customer3@yahoo.com, customer3@yahoo.com। यहाँ पे हम उसे कोई भी शर्त दे सकते थे। हम ये भी कह सकते थे वेयर नेम इज़ इक्वल टू customer5, तो कुछ भी हम दे सकते हैं। तो ये मैंने शर्त लगाई कि यूज़र वाला टेबल अपडेट करो, आईडी को कर दो 3, जहाँ पे कस्टमर की ईमेल ऐसी हो। अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे फिर बोल रहा है 1 रो अफेक्टेड। अब अगर मैं दोबारा सेलेक्ट क्यूरी लगा के डेटा मंगवाता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, और गो पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें अब इसकी आईडी 3 हो चुकी है। तो ये मेरे पास है तरीका डेटाबेस में डेटा अपडेट करने का, ठीक है जी। और डिलीट करना भी बिल्कुल आसान है। डिलीट करने के लिए भी हमें सिंपल लिखना पड़ता है डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, लेकिन हमें शर्त बतानी पड़ती है। अगर हम सिर्फ इतना लिखेंगे तो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो हम शर्त बताते हैं, मिसाल वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 3, यानी वो चीज़ डिलीट करो यूज़र से जहाँ पे आईडी 3 है। अब अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ, वो मुझसे कन्फर्मेशन मांगेगा, मैं ओके करूँगा, मुझे नज़र आ जाएगा 1 रो अफेक्टेड, मतलब मेरा एक डेटा डिलीट हो चुका है। अब मैं अगर दोबारा सेलेक्ट क्यूरी लगाता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, तो अब मेरे पास 2 कस्टमर्स शो होंगे। तो ये मेरे पास जो है वो अब डिलीट क्यूरी भी लग चुकी है। तो ये 4 बुनियादी काम थे जो हमने किए। हमने सेलेक्ट क्यूरी लगाई, हमने इंसर्ट क्यूरी लगाई, हमने अपडेट क्यूरी लगाई, और हमने डिलीट क्यूरी लगाई। और ये जो 4 ऑपरेशंस हैं या 4 बुनियादी काम हैं, इनको हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं या क्रूड कहते हैं, जो भी आप कह लें। सी मतलब क्रिएट, आर मतलब रीड, यू मतलब अपडेट, डी मतलब डिलीट। अब सी का मतलब क्रिएट, तो क्रिएट किया जाता है इंसर्ट क्यूरी की मदद से। आर मतलब रीड, रीड किया जाता है सिलेक्ट क्यूरी से। अपडेट मतलब अपडेट, और डिलीट मतलब डिलीट। तो ये 4 बुनियादी ऑपरेशन हैं जिनको क्रूड या क्रड ऑपरेशंस कहते हैं, और इसके ज़रिए हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जनाब डेटाबेस का तारुफ, इस वीडियो का पोर्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं वापस अपने पीएचपी की तरफ, कि हमारे पास जो पीएचपी है वो क्या, उसका क्या हिसाब किताब है। तो देखें, ये तो डेटाबेस हमने बना लिया, लेकिन डेटाबेस को हम जब तक अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक नहीं करेंगे तब तक हमें इस डेटाबेस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली तो डेटाबेस में हमने कभी भी सेविंग्स या डेटा क्वेरीज या कुछ भी नहीं लगाना। ना तो हम डेटाबेस को डायरेक्टली छेड़ते हैं, ना उसमें हम डायरेक्टली सेविंग करते हैं, ना ही उसमें से डायरेक्टली डेटा को निकलवाते हैं। तो ये चीज़ें हम करते हैं प्रोजेक्ट के थ्रू। तो प्रोजेक्ट के थ्रू करने का सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि पहले तो हमने प्रोजेक्ट को ये बताना है कि हम डेटाबेस कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। हमने अपने डेटाबेस के साथ उसका कनेक्शन बनवाना है, ठीक है? अब जैसे आपके घर के पास से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक गैस पाइपलाइन गुज़र रही है, तो आप तब तक वो गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उसमें से कनेक्शन नहीं लगवाते, अपना मीटर नहीं लगवाते। सेम काइंड ऑफ दैट थिंग, आपके पास डेटाबेस बना हुआ है, लेकिन डेटाबेस इस्तेमाल तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप डेटाबेस का कनेक्शन अपने प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बनाते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीएचपी का इस्तेमाल करेंगे। हम वापस जाते हैं वेबसाइट पे, और वापस जाते हैं अपने कोड पे। अब ये कोड है हमारा। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये फालतू चीज़ें सारी कर दी डिलीट। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पीएचपी का कोड बनाना चाहता हूँ। अब इसी सफ़े पे बना भी सकता हूँ, लेकिन बेहतर है हम नया सफ़ा बनाएँ। तो न्यू फाइल मैंने बनाई और नाम रखा db.php, डीबी मतलब डेटाबेस। अब पीएचपी का कोड कैसे स्टार्ट होता है? लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। ये पीएचपी का कोड इस तरह लिखते हैं। अब इसके दरमियान में मैं जो कुछ लिखूंगा वो पीएचपी का कोड शुमार होगा। अच्छा, अब हमने डेटाबेस को करना है कनेक्ट। अब डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए ना हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है। जैसे अगर आपने अपने किसी रिलेटिव या दोस्त को फ़ोन करना हो तो हमें फ़ोन नंबर मिलाना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना हो तो हमें एक कमांड देनी पड़ती है, और वो कमांड है mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा-सा मैं ब्रेक लेके आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि ये कमांड इस्तेमाल होती है हर उस प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे ज़ैम्प इस्तेमाल हो रहा है 7.4 या उससे ऊपर।
अगर आपके किसी आप लोगों में से किसी के प्रोजेक्ट के अंदर पीएचपी 5.6 इस्तेमाल हो रही है, यानी जैम्प 5.6 इस्तेमाल हो रहा है, तो उधर हम माई एस क्यू एल आई कनेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि वहाँ पे हम सिर्फ माई एस क्यू एल कनेक्ट लिखेंगे। ये थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, एक लेटर का फ़र्क है। तो पहले मैं ये 7.4 के हिसाब से बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मैं आगे कमेंट भी कर देता हूँ, PHP 7.4। अच्छा, तो ये हमने MySQL कनेक्ट बनाया। अब MySQL कनेक्ट बनाने के बाद आखिर में हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब ये जो MySQL कनेक्ट है, ये आपको कहती है कि मुझे 4 चीज़ें बताओ, तब मैंने डेटाबेस को कनेक्ट करना है। अब वो 4 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? वो 4 चीज़ें हैं, नंबर 1 पे सर्वर का नाम। अब आपको पता है जब हम ज़ैम्प इंस्टॉल करते हैं, तो ज़ैम्प हमेशा लोकल होस्ट पे चलता है, तो सर्वर का नाम है लोकल होस्ट और ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कॉमा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ है यूज़र नेम। अब हमेशा जब भी हम ज़ैम्प इस्तेमाल करेंगे, हमेशा यूज़र होगा रूट। तीसरा पासवर्ड, जब भी हम ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे, ज़ैम्प इस्तेमाल करेंगे, पासवर्ड हमारे पास खाली होगा, तो पासवर्ड हमने लिखना ही कोई नहीं है। फिर कॉमा, आखिर में बताना है डेटाबेस का नाम, डेटाबेस है टेस्ट, जो अभी आपके सामने बनाया था, तो बस दैट्स इट। ये हमारे पास बन गया डेटाबेस का कनेक्शन। अब ये कनेक्शन बन गया है, लेकिन अब देखें जैसे आप भी यही काम करते हैं कि जब आपने किसी बंदे से राब्ता करना होता है तो आप उसका फ़ोन नंबर एक दफ़ा तो मिलाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ उसका राब्ता बार-बार होना है, आपको उसको बार-बार कॉल करनी पड़ेगी, तो आप बार-बार उसका नंबर नहीं डायल करेंगे, आप उसका नंबर सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप उसका नंबर नाम से डायल करेंगे, ठीक है? उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको नंबर बार-बार टाइप नहीं करना पड़ता, बार-बार लिखना नहीं पड़ता, याद नहीं रखना पड़ता। तो इसीलिए हम भी ये काम करेंगे कि हमने ये कनेक्शन तो बना लिया। अब ये कनेक्शन जो है वो हम स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे एक नाम से। पीएचपी के अंदर जब हम किसी चीज़ को किसी नाम से सेव करना चाह रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल इज़ अ प्लेस इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इन व्हिच यू कैन प्लेस एनी ऑब्जेक्ट एंड यू कैन अल्टर इट, यू कैन चेंज इट बाय योर विल। आप कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह मुख्तस कर लेते हैं और आप उसके अंदर कोई भी चीज़ रख सकते हो। कोई लेटर, कोई डिजिट, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई मैथ फार्मूला, कोई पूरी लाइन जैसे कि ये कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और वेरिएबल पीएचपी के अंदर बनाना बड़ा आसान है। डॉलर साइन लगाएँ और कोई भी नाम दे दें। वेरिएबल का नाम अपनी मर्ज़ी से देना है, लेकिन नाम अमूमन वो देने चाहिए जिनका कोई मतलब निकले। जैसे मैं देता हूँ कॉन, यानी कि कनेक्शन इज़ इक्वल टू। अब मैंने लिखा डॉलर कॉन इज़ इक्वल टू दिस, यानी अब जब-जब मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सिर्फ़ डॉलर कॉन लिखूँगा। मैं ये पूरी लाइन नहीं लिखूँगा। ठीक है जी? तो ये है पीएचपी 7.4 वालों के लिए। अब पीएचपी 5.6 वालों के लिए क्या है, वहाँ पे थोड़ा-सा चेंज है। हमने क्या करना है, हमने बनाना है माई, इसी तरह से डॉलर कॉन इज़ इक्वल टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट हमने कर दिया। यहाँ पे अब हमने ये 3 चीज़ें सिर्फ़ बतानी है, सर्वर, यूज़र नेम और पासवर्ड बता के सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हमने एक काम और करना है, अब हमने लिखना है डेटाबेस को भी अब सेलेक्ट करना है, लेकिन 5.6 में डेटाबेस सेलेक्ट करने का थोड़ा अलग तरीका है। हम यहाँ लिखेंगे माई सेलेक्ट डीबी, माई अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर डीबी, और उसके बाद हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम बताएंगे। डेटाबेस का नाम ज़ाहिर बात है टेस्ट है, और कॉमा, अब आपने आगे बताना है माई एस क्यू एल कनेक्ट, सॉरी माई एस क्यू एल कनेक्ट, और वो हमने कॉन में सेव किया हुआ, तो यहाँ पे हम सिंपल सिंपल कॉन लिख देंगे और दैट्स इट। और अब हम इस पूरी चीज़ को किसी और चीज़ में स्टोर करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉलर फुल कॉन या फुल कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास इस्तेमाल होता है पी एच पी 5.6 के लिए, ये तरीकाकार है। बस इसमें और ज़्यादा इतना कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये मैं जो है यहाँ से इसको फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम फ़िलहाल 7.4 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी? अच्छा, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आया हमारा डेटाबेस कनेक्टेड है भी या नहीं। तो हम लिखेंगे इफ़, अगर डॉलर कॉन, यानी डॉलर कॉन हो जाता है, डॉलर कॉन मिल जाता है, कनेक्शन हो जाता है, कॉल मिल जाती है, तो ब्रैकेट्स और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए एको। एको प्रिंट करने के लिए कमांड एक इस्तेमाल होती है पीएचपी के अंदर, यानी आपने जब स्क्रीन पे कोई चीज़ भी शो करानी है, तो वो हम एको के ज़रिए से शो करवाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ एको, और लिखा हुआ आ जाए डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है? तो ये मेरे पास लिखा हुआ आ जाए। अब मैं यहाँ पे जाके अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे मैं इस फ़ाइल का नाम लिखता हूँ। मेरी फ़ाइल का नाम है db.php।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा db.php और ये देखें डेटाबेस कनेक्टेड। अगर मेरे पास नाम गलत होता डेटाबेस का, ठीक है, जैसे ये, अब ये देखें यहाँ पे मुझे वार्निंग शो हो जाती कि आपने गलत लिखा है कुछ, ठीक है, अननोन डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरे डेटाबेस का नाम गलत है। तो मेरा ये मैसेज डेटाबेस कनेक्टेड का सिर्फ तब शो होगा जब मेरा कनेक्शन परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। तो अब ये मेरा कनेक्शन परफेक्टली चल रहा है। तो ये तरीकाकार है जनाब, जिसके ज़रिए से हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया। अब अच्छा, अगला काम हमने क्या करना है? अगला काम हमने ये करना है कि डेटाबेस के अंदर यूज़र वाला जो टेबल पड़ा हुआ है, उस टेबल में से डेटा को लाकर हमने यहाँ पे शो कराना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि डेटाबेस के अंदर अगर हमने कोई चीज़ रखी हुई है और उसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्यूरी लगाते हैं। और क्यूरी कौन सी लगाते हैं? डेटाबेस में से डेटा को रीड करने के लिए सिलेक्ट क्यूरी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट क्यूरी लगाएंगे। अच्छा, क्यूरी लगाने का तरीका फिर पीएचपी के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए हमें लिखना पड़ता है MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और उसके अंदर हमें सबसे पहले तो बताना पड़ता है कनेक्शन, जो कि है $कॉन, फिर कॉमा लगा के डबल कोटेशन के अंदर हम अपना सवाल या क्यूरी लिखते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ये लिख के आखिर में सेमी कॉलन दे के बंद कर देते हैं। ये चीज़ अगर हमने 5.6 में लिखनी हो, ये तो हमने हमारे पास 7.4 में है ना, ये चीज़ 5.6 में हो तो ऐसी होगी, MySQL क्यूरी, और क्यूरी के अंदर सिंपल डबल कोटेशन के अंदर हम अपनी क्यूरी लिख देंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। उसमें कोई $कॉन वगैरह नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास इस्तेमाल होती है 5.6 में, लेकिन अभी हमारे पास चूंकि 7.4 है, तो ये चीज़ हम जो है वो डिलीट कर देंगे। तो ये हमने क्यूरी लगाई जी, क्यूरी लगा के बोला कि यूज़र वाले टेबल से सारा कुछ सिलेक्ट करके ले आओ। अब ला के कहाँ रखो, हमें कोई जगह तो बतानी पड़ेगी, तो हम एक वेरिएबल बताते हैं $रिजल्ट, कि भाईजान ये जो चली है रो, ये जो क्यूरी अभी चली है, इसका जवाब इसमें $रिजल्ट में स्टोर कर दो। अच्छा, $रिजल्ट में जवाब आ गया। अब $रिजल्ट में से जवाब को देखें कैसे? उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ता है, एक काम और करना पड़ता है। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम बोलेंगे MySQLi को कि तुम फेच करके लाओ, यानी कि लेकर आओ अरे को, अरे का मतलब होता है टेबल, टेबल की शक्ल में लेकर आओ। किससे, कहाँ से लेकर आओ? $रिजल्ट में से, यानी $रिजल्ट में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको एज अ टेबल लेकर आओ, और ला के रखो कहाँ पे? उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे $रो के नाम से, यानी हम उसे ये कह रहे हैं कि जितना भी डेटा पड़ा हुआ है $रिजल्ट के अंदर, उसको टेबल फॉर्म में लेकर आओ, और टेबल फॉर्म में लाने के बाद उसको $रो में रखो, यानी उसकी रोज बना दो। अब हमारे पास अगर 10 कस्टमर होते, तो $रो के अंदर तो एक ही रो आती, क्योंकि रो का तो मतलब एक ही लाइन होता है। और अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे एको करता, एको मतलब प्रिंट होता है ना, तो एको करता, क्या एको करता? $रो को प्रिंट करता, यानी $रो एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो प्रिंट होगा। तो $रो को अगर मैं प्रिंट भी करता, तो मुझे कोई चीज़ प्रिंट ना होती, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है, $रो एक टेबल है, एक अरे है, जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो मुझे एक-एक करके वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी। तो मैं अगर एक-एक वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे ये ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं, ठीक है? ब्रैकेट्स कौन-सी? ये सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे बताना पड़ता है सिंगल कॉमे के अंदर कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। अब मेरे पास जो टेबल था ना यूज़र्स वाला, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मेरे पास थी जी? मेरे पास नाम था, फ़ोन, ईमेल स्टेटस। मिसाल के तौर पे मुझे ईमेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मुझे रो में से ईमेल दिखा दो। मैंने इसको सेव किया, वापस किया, रिफ्रेश किया, और ये देखें customer@gmail.com। ये अब कौन सा यूज़र है जी? ये पहले नंबर का यूज़र है, जिसकी ईमेल है customer@gmail.com। अब बात तो ये है कि दूसरे नंबर का जो कस्टमर है, उसकी डिटेल मुझे क्यों नहीं दिखा रहा? उसकी वजह ये है, ये मैं पहले ये डेटाबेस कनेक्टेड वाला ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये खामखा मसला बनाएगा। तो ये हमें एक कस्टमर का दिखा रहा है। अब ये हमें बाकी कस्टमर्स का क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि आपको मैंने बताया कि टेबल में से तो उसने एक ही रो निकाल के लाई है। अगर मुझे टेबल में से यानी रिज़ल्ट में से सारी रोज़ मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं इस पे लगाऊँगा व्हाइल लूप। आई होप कि व्हाइल लूप का आपको पता होगा, क्योंकि CS201 में ये बड़ा वाइडली यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया, और व्हाइल लूप के बाद आपको पता है सेमीकोलन नहीं होता, ब्रैकेट्स होती हैं, और अब मैं एको कमांड को इसके अंदर प्रिंट कर दूंगा। अब क्या होगा? व्हाइल लूप चलेगा, पहले यूज़र का डेटा $रो में आ जाएगा, और मैं पहले यूज़र की ईमेल प्रिंट करा दूंगा। अब चूंकि अभी तक डेटा ख़त्म नहीं हुआ, तो व्हाइल लूप फिर चलेगा।
अब दूसरे यूज़र का डेटा डॉलर रो में आ जाएगा और फिर मैं दूसरे यूज़र की ईमेल प्रिंट कराऊंगा और फिर वाइल लूप नहीं चलेगा क्योंकि यूज़र्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं वापस जाके, तो ये देखें अब हमारे पास ये दोनों कस्टमर्स की ईमेल शो करा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये लूप सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये तरीकाकार है जनाब डेटाबेस से डेटा मंगवा के पीएचपी के ज़रिए से उसको शो करवाने का। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे अब यही करेंगे। हमने अभी थर्ड फेज़ के अंदर यही काम करना है। हमने एचटीएमएल के अंदर डेटाबेस को जोड़ के और उसमें से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो शो और फेच करवानी है। तो ये हमारे पास है जी एक काम, डेटाबेस तो हमारा चलो हो गया। अब ये चीज़ें हमारे पास फालतू हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये हम फालतू स्पेस डिलीट करके इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो ये हमारी कनेक्शन बनी हुई फाइल तैयार हो गई है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यूज़र्स का जितना डेटा पड़ा हुआ है ना, वो सारे का सारा शो हो, सिर्फ़ यूज़र नेम या ईमेल शो ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक पहले तो डिव लगाऊँगा और स्लैश डिव करके इसको क्लोज़ करूँगा और इस डिव को मैं बोलूँगा कि तुम्हारी जो क्लास है, वो है कंटेनर की। कंटेनर क्लास लगाने से क्या होता है, कंटेनर एक बूटस्ट्रैप की क्लास है। मैं आपको बताता हूँ कि कंटेनर होगा क्या कंटेनर से। अभी अगर मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ ना, ये आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है? क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि कंटेनर के अंदर लिखा हुआ तो कुछ नहीं है। अगर मैं लिख भी दूँ, तो आपको ये चलो यहाँ पे नज़र आ गया। लेकिन कंटेनर का क्या मकसद है, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। कंटेनर को मकसद बताने के लिए मैं पहले इसका बैकग्राउंड ज़रा चेंज करता हूँ ना, ताकि आपको पता चले कंटेनर होती क्या चीज़ है। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ AST, ये देखें। कंटेनर ने क्या किया है, अंदर से भी थोड़ा-थोड़ा मार्जिन छोड़ दिया है, जहाँ से लिखाई शुरू हो रही है और बाहर से भी मार्जिन छोड़ दिया है। तो ये थोड़ा-सा एक तरतीब में लाने के लिए है सफ़े को, बस। अच्छा, ये मैंने कंटेनर बना लिया डिव, उसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊँगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर बॉक्स क्यों होता है, ताकि तरतीब कायम रह सके। इसको मैं क्लास दूँगा टेबल माइनस रिस्पॉन्सिव की। टेबल माइनस रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि ये एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर हम टेबल बनाने लगे हैं और रिस्पॉन्सिव का मतलब यानी साइज़ टेबल का खुद ही ये छोटा-बड़ा करता रहे, हमें मसला ना बनाए। तो ये मैंने बना लिया डिव और ये अब टेबल रिस्पॉन्सिव भी आपको पता है कि बूटस्ट्रैप का कोड है। ठीक है? इसके इस फाइल के अंदर बना हुआ है, हमने सिर्फ़ यूज़ करना है। तो इसके अंदर अब हम टेबल बनाएँगे, टेबल कैसे बनता है? सिंपल टेबल के नाम से, टेबल टैग और इसी तरह से स्लैश टेबल करके इसको क्लोज़ करेंगे। अब टेबल जो होता है ना, इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है हमारे पास टेबल का हेड। टेबल के हेड से मुराद है हमारे पास अच्छा, टेबल के जो हेड होता है, उसमें हमारे पास सिर्फ़ हेडिंग्स शो होती हैं या कॉलम्स के नाम शो होते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखें टेबल जो है वो कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स है। तो पहले हम रो बनाते हैं। ये हमने रो बनाई। अब इस रो के अंदर हमने कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम बनाएँगे जी। अब ये चूँकि हेड के अंदर है, सॉरी मैंने यहाँ पे हेड का टैग नहीं लगाया, पहले मैं हेड का टैग लगा लूँ, टी हेड और स्लैश टी हेड। उसके अंदर मैंने ये टी आर का टैग लगा दिया और टी आर के टैग के अंदर फिर मैंने टी एच का टैग लगाया यानी टेबल हेडिंग का। ठीक है? और टेबल हेडिंग के अंदर यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी के नाम लिखूँगा, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ आईडी और इसी तरह से मैं 4 कॉलम और बनाना चाहता हूँ। ठीक है? आईडी, नेम, ईमेल, सॉरी फ़ोन, ईमेल और स्टेटस। अब अगर मैं जाके स्क्रीन पे देखता हूँ टेबल, तो टेबल मुझे इस तरह से नज़र आता है। अब ये टेबल की कोई शक्ल नहीं है, उसकी वजह ये है कि टेबल को हमने अभी तक कोई डिज़ाइन अप्लाई नहीं किया। तो डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए हमसे क्लास इज़ इक्वल टू टेबल, सिर्फ़ मैं टेबल भी लिख दूँ, यानी टेबल की क्लास असाइन कर दूँ, तो भी ये बड़ा अच्छा एक शक्ल इसकी बन जाएगी। ठीक है जी? तो ये मेरे पास एक टेबल बन गया। अच्छा, ये मैं बैकग्राउंड ज़रा हटा लूँ यहाँ से, ये फालतू बैकग्राउंड लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास टेबल बन गया। अच्छा, ये अब मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि ये जो इसकी टेबल हेडिंग है, ये कलर थोड़ा-सा हो, तो टेबल हेडिंग को आप क्लास दे दें। क्लास इज़ इक्वल टू मिसाल के तौर पे बीजी माइनस इन्फो, ये थोड़ी-सी ग्रीनिश टाइप हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास टेबल हेड था, अब टेबल की बॉडी आएगी यानी जिसमें हमने डेटा रखना है। ठीक है जी। टेबल बॉडी, अब टेबल बॉडी के अंदर हम लगाएँगे ज़ाहिर बात है टेबल रो और सॉरी टेबल रो और टेबल रो के अंदर हम लगाएँगे टेबल का खाना यानी कि टीडी।
ऊपर हमने TH इस्तेमाल किया था, उसकी वजह ये थी कि वो टेबल हेड था। यहाँ पे हम TD इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये अब सादा टेबल डेटा है, इसलिए। अब इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ 1, ठीक है, और बल्कि 1 मिनट, 1, और ये मैं कॉपी पेस्ट करके 5 दफ़ा, अब यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का नाम लिखता हूँ, कुछ भी, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, टेबल में मेरा डेटा लिखा हुआ नज़र आ गया। लेकिन अब मकसद ये है कि हमने डेटाबेस से डेटा लाना है, अपने पास से नहीं लिखना। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर बात है PHP का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस को सिर्फ कनेक्ट PHP कर सकती है। तो ये हमने जो टेबल रो बनाई है ये फ़ज़ूल है, इसको हम कट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे PHP का कोड, और मैंने आपको बताया था PHP का कोड लिखते कैसे हैं, ये चीज़ लिख के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। और सबसे पहली चीज़ जो PHP के अंदर होनी चाहिए वो है डेटाबेस के साथ कनेक्शन। अब कनेक्शन बना हुआ है पहले से db.php के अंदर, हमने सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड कराना है। अब HTML के अंदर फाइलें इंक्लूड कराने का क्या तरीका है, लिंक टैग के ज़रिए से, लेकिन PHP के अंदर कैसे है, इंक्लूड लिख कर, इंक्लूड सिंपल ब्रैकेट्स, सिंगल कोटेशन और उसके अंदर फाइल का नाम यानी पाथ। अब ये चूंकि साथ ही पड़ी हुई है तो इसलिए हम इस तरह दे रहे हैं। फोल्डर के अंदर होती किसी, तो यहाँ पे पहले फोल्डर का नाम होता, फिर स्लैश होती, फिर फाइल का नाम होता। तो ये हमारे पास इंक्लूड हो गई फाइल। उसके बाद हमने अब लगाना है अपना क्यूरी, क्यूरी लगा के डेटा मंगवाना है, और वही वाइल लूप लगा के। तो वो मैंने कॉपी किया हुआ था, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक क्यूरी लगाई कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, और उसको रखा डॉलर रिजल्ट में, और डॉलर रिजल्ट से फिर उठा उठा के एक एक रो मैं डॉलर रो में ला रहा हूँ, और वाइल लूप लगाया हुआ है ताकि तब तक ये काम होता रहे जब तक सारे यूजर्स का डेटा मेरे पास आ नहीं जाता। अब मैंने जो मसला है कि अब मैंने यहाँ पे तो PHP इस्तेमाल नहीं करनी, यहाँ पे तो मैंने HTML इस्तेमाल करनी है, तो उसका क्या तरीकाकार है। आसान है, मैं ऐसा करता हूँ, ये PHP का कोड है ना मेरे पास, तो यहाँ पे मैं PHP ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने PHP ख़त्म कर दी, और अब ये ब्रैकेट चूँकि PHP के अंदर होनी थी, तो फिर यहाँ पे PHP दोबारा स्टार्ट कर दी, क्योंकि इस ब्रैकेट को तो मैंने PHP के अंदर ही रखना है, इसको बाहर तो नहीं रख सकता। लेकिन अब ये जो दरमियान में जगह है, ये अब HTML हो गई है। यहाँ पे मैं HTML लिख सकता हूँ, ठीक है। अब HTML ज़ाहिर बात है, वो TR वाला जो सारा कोड था, वो मेरे पास तो पड़ा हुआ है अभी भी। तो ये मैंने क्या किया, TR वाला वो कोड लिखा। अब बात ये है कि यहाँ पे मैं फिर अपने पास से अगर कोड शो कराना हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो डेटाबेस से कोड शो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने PHP का कोड इस्तेमाल करके और चीज़ें डेटाबेस से प्रिंट करानी है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP, और यहाँ पे एको करूँगा क्या चीज़, अब डेटा सारा मेरे पड़ा हुआ है रो के अंदर, सारे कॉलम्स के हिसाब से। अब मुझे अगर रो चाहिए, सॉरी आईडी चाहिए, तो मैं लिखूँगा रो और उसके अंदर आईडी, और आखिर में सेमीकोलन। इसी तरह अगर मुझे नाम चाहिए, तो यही चीज़ मैं लिख के सिर्फ रो को बोलूँगा कि मुझे नाम ला के दे दो, क्योंकि डेटा तो सारा वो उठा के लाया हुआ है पहले से, हमने सारा कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो उसके बाद अगर मुझे मिसाल के तौर पे फ़ोन चाहिए, तो मैं सिर्फ बोलूँगा फ़ोन ला के दे दो। अगर मुझे ईमेल चाहिए तो मैं बोलूँगा ईमेल ला के दे दो, और अगर मुझे स्टेटस चाहिए तो मैं बोलूँगा स्टेटस ला के दे दो। अब मैं सेव किया, वापस जाके रिफ्रेश किया, ये देखें कस्टमर्स का जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। सो ये तरीकाकार है टेबल के अंदर डेटा को शो करवाने का। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास। अब ये तो है कि डेटाबेस से डेटा लाना कैसे है और टेबल के अंदर शो कैसे करवाना है। अगर बात आए कि डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव कैसे करना है, वो हम PHP के ज़रिए या HTML पेज के ज़रिए से कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम जो है वो एक और तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है फॉर्म। अच्छा, फॉर्म कैसे बनता है? वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो डिव है ना हमारा टेबल रिस्पॉन्सिव, इस डिव से बाहर निकलेंगे क्योंकि टेबल का काम तो ख़त्म हो गया। अब हम एक और डिव लगाएँगे, स्लैश डिव। इसको हम नाम देंगे क्लास इज़ इक्वल टू, नाम नहीं सॉरी डिज़ाइन देंगे, क्लास इज़ इक्वल टू कोई भी नाम दे दें। कंटेंट का मैं दे रहा हूँ, कंटेंट एक बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन होता है, वो आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। इसको मैं बैकग्राउंड देता हूँ ताकि आपको पता चले। अब ये ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इस डिव के अंदर कुछ लिखेंगे तो ये यूँ आपको नज़र आएगा, यानी इसके नीचे एक बड़ा सा डिव बन गया, बस खाना बन गया, डब्बा बन गया। ठीक है जी। तो दैट्स इट। अब इस खाने के अंदर मैंने लगाना है फॉर्म, फॉर्म का टैग। फॉर्म का टैग क्या करता है, देखिए फॉर्म का टैग बिल्कुल आपके पास एक लेटर की तरह या पार्सल की तरह है।
जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक पार्सल है या आपके पास कोई ख़त है या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने भेजने हैं अपने शहर से किसी दूसरे शहर में, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले ये करते हैं कि आप वो लेटर लेते हैं, उसको लेके जाते हैं पोस्ट ऑफिस में या टीसीएस ऑफिस में। वहाँ पे जाके टिकट लगवाते हैं उसके ऊपर और फिर उसके बाद उस पे लिखते हैं एड्रेस और उसके बाद आप उसको दे देते हैं और वो चला जाता है लेटर मुतलका इदारे या बंदे के पास। तो 3 चीज़ें आपके पास होना मस्ट हैं। पहली चीज़ है लेटर खुद, दूसरी चीज़ है उस पे लगी हुई वो मोहर या टिकट और तीसरी चीज़ है उस लेटर पे लिखा हुआ रिसीविंग एड्रेस जिस पे उस लेटर ने पहुंचना है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हुई तो वो लेटर आपका उस जगह पे नहीं पहुंचेगा जहां पे आपने पहुंचाना है। मिसाल के तौर पे आप लेटर तो लेके जाते हो, एड्रेस भी लिख देते हो, लेकिन ऊपर स्टैंप नहीं लगवाते, टिकट नहीं लगवाते, तो वो लेटर जाएगा ही नहीं, वो उस पोस्ट ऑफिस में ही पड़ा रहेगा। इसी तरह अगर आप एड्रेस नहीं लिखते, बाकी सब कुछ है, तो फिर भी वो नहीं जाएगा क्योंकि वो किधर भेजें? उनको तो नहीं पता ये लेटर किधर जाना है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये आप ज़हन में रखें कि लेटर भेजने के लिए आपको ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसी तरह से फॉर्म जो है ना, इसका काम भी यही है। फॉर्म क्या करता है? फॉर्म हमसे डेटा लेकर और डेटाबेस को भेजता है। अब इसको भी 3 चीज़ें चाहिए, डेटा भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए और टिकट भी चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि तुम्हारा टिकट कौन-सा है। टिकट हम इसे बताते हैं मेथड में। मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट कि ये जो है इसको तुमने पोस्ट करना है। फिर हम इसे बताते हैं एड्रेस जो कि होगा एक्शन। एक्शन इज़ इक्वल टू किसी भी पेज पे जहाँ पे हम भेजना चाह रहे हैं। तो अभी चूँकि हमने पेज नहीं बनाया हुआ, तो हम इसको फ़िलहाल यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, लेकिन अभी हम पेज बनाएँगे। और नीचे यहाँ पे हमने सारे डेटा को देना है। तो डेटा कहाँ से लेंगे हम? अब डेटा खुद से तो नहीं देना ना, डेटा तो हमने यूज़र से पूछना है, जो वेबसाइट चला रहा होगा हमारी या हमारा जो प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा। तो जो भी यूज़र हमारे प्रोजेक्ट को रन कर रहा है, उससे डेटा हमने लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम याद होगा आपको मैंने आपको इनपुट बॉक्स बताया था, जिससे हम कोई चीज़ भी डब्बे के अंदर लिख सकते हैं, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ पे इनपुट लगाया, स्लैश इनपुट करके बंद कर दिया। और इसको मैंने बताया कि तुम्हारी जो टाइप है वो है टेक्स्ट, कि तुम्हारे अंदर ABC 1 2 3 दोनों लिख सकते हैं। और नाम भी बताया। नाम बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने जो भी चीज़ भेजनी है वो कोई एक डब्बा तो जा नहीं रहा, यहाँ पे तो बहुत सारे डब्बे जा रहे होंगे, तो आगे जाके मिक्स ना हो जाए, तो हम हर डब्बे के ऊपर नाम लिख देते हैं। जैसे अगर आपने बहुत सारी लेटर्स भेजने हो एक ही इदारे में, तो आप हर लेटर के पीछे एड्रेस लिखते हुए ये मेंशन करते हो कि ये लेटर किस बंदे के लिए है। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं कि इस डब्बे के अंदर हम लिखेंगे ID। ठीक है? इसी तरह हम 4 डब्बे और बना लेते हैं। इस डब्बे के अंदर हम क्या लिखेंगे जी? इस डब्बे के अंदर मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे नेम। इस डब्बे के अंदर हम क्या लिखेंगे? फ़ोन। इस डब्बे के अंदर हम क्या लिखेंगे? ईमेल। और इस डब्बे के अंदर हम लिखेंगे स्टेटस। ठीक है? तो ये 5 बॉक्सेस हमने बना लिए। अब अगर मैं जाके वापस देखता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ये 5 बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन ये शक्ल इनकी थोड़ी-सी गंदी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सारे बॉक्सेस को एक क्लास असाइन करते हैं। क्लास इज़ इक्वल टू, क्लास का नाम है, हम फॉर्म को बोल रहे हैं कि तुम इनकी डिज़ाइनिंग को खुद कंट्रोल करो। यानी इस डब्बे की डिज़ाइन को कंट्रोल करने वाला ये फॉर्म होगा और ये डिज़ाइन हम सबको अप्लाई कर देते हैं। सेव, रिफ्रेश किया और ये देखें, अब ये ऊपर नीचे आ गए और पूरी लंबाई में आ गए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इतना बड़ा मैं नहीं चाहता कि ये फॉर्म इतना बड़ा बने, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव मैंने बनाया था, इसको जो कंटेंट मैंने क्लास दी थी, इसको मैं कहता हूँ कि तुम्हारी चौड़ाई यानी तुम्हारी विड्थ जो है वो 50% होनी चाहिए। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करूंगा, अब ये देखें फॉर्म छोटा हो गया। अभी भी बड़ा है, तो मैं इसको कहता हूँ कि तुम्हारी चौड़ाई 25% होनी चाहिए और ये और छोटा हो गया। अच्छा, अब ये डब्बे बड़े जुड़े जुड़े हुए हैं और हमें ये भी नहीं पता कि इस डब्बे में हमने किस में क्या लिखना है, हमने कोई यूज़र को बताया नहीं है, तो अब यूज़र को क्या पता पहले डब्बे में मैंने क्या चीज़ लिखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, हर डब्बे से पहले एक लेबल लगा देता हूँ। लेबल एक हिंट होता है जो कि नज़र आता रहता है। लेबल स्लैश लेबल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ID। अब ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, हाँ, यहाँ पे मुझे ID लिखी हुई नज़र आ गई है। ये ID और नीचे डब्बा। और डब्बे के अंदर भी अगर मैंने हिंट देना है तो मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कहते हैं हिंट को। इंटर प्रोडक्ट
सॉरी, इंटर यूज़र आईडी। ठीक है। अब ये अगर मैं जाके और देखता हूँ तो ये देखें डब्बे में मुझे हिंट भी नज़र आ रहा है कि इस डब्बे के अंदर मुझे क्या लिखना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं कुछ टाइप करना शुरू करूँगा तो हिंट गायब हो जाएगा, ताकि वो हमारे उसमें ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, हमें मसला ना बनाए। तो ये हमारे पास हो गया थोड़ा सा अच्छा काम। अच्छा, इसी तरह ये काम मैं अगर सारे डब्बों के ऊपर कर दूँ, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी और इधर भी। अब पहले डब्बे में तो आईडी चाहिए थी, दूसरे डब्बे में यूज़र का फुल नेम, फिर इधर फ़ोन नंबर, फिर इधर ईमेल, और इधर स्टेटस। तो ये अब हमारे पास थोड़ा सा फ्रूटफुल हो गया है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। तो एक तो ये बात हो गई। एक और काम भी हो सकता है कि हम अगर इन, क्योंकि अब हमारे पास जोड़े जोड़े बन गया ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अब हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जोड़ों में हैं, बॉक्सेस भी जोड़ों में हैं, हर बॉक्स के लिए एक लेबल भी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक हर जोड़े को डिव में रख दूंगा ताकि मेरे लिए समझने में आसानी हो। ये डिव लगाया और ये स्लैश डिव लगा दिया, और इन दोनों को सिलेक्ट करके टैब प्रेस करूंगा तो ये थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, ताकि मुझे पता हो कि ये दोनों जो हैं वो इस डिव के अंदर हैं। और डिव को बोलूंगा कि तुम्हारी जो क्लास है या डिज़ाइन है वो है फॉर्म माइनस ग्रुप, क्योंकि तुम्हारे अंदर ग्रुपिंग के अंदर चीज़ें पड़ी होंगी। तो ये थोड़ा सा गैप छोड़ देगा उसमें, खुद ही एडजस्ट करेगा। तो अब ये जो चीज़ है ये मैं हर डब्बे के ऊपर लगाता हूँ। और इसके बाद स्लैश डिव भी मैंने करना है, सारी बात है। और इन डिव्स को मैंने अंदर जो लिखा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा मूव भी कर लेता हूँ ताकि इनकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। सेव। और ये देखें, अब मेरे पास एक अच्छा फॉर्म बन गया है। बाकी मैंने किसी में चूंकि हिंट नहीं लगाया तो मुझे हिंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बाकी में भी हम हिंट लगा लेते हैं। अब ये देखें हर डब्बे में हिंट नज़र आ रहा है, मैं लिखना शुरू करता हूँ और हिंट गायब हो जाता है। अच्छा, फॉर्म तो मेरा बन गया, लेकिन इस फॉर्म का डेटा मैं भेजूंगा कैसे और किधर भेजूंगा, कैसे भेजूंगा, इसके लिए मुझे बटन लगाना पड़ेगा। तो मैं एक और ग्रुप बनाता हूँ, उसके अंदर मैं एक इनपुट के ज़रिए से बटन बनाता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, यानी कि सबमिट करने वाला बटन। क्लास इज इक्वल टू बटन बटन प्राइमरी, एंड वैल्यू इज इक्वल टू लिखा हुआ है सेव, यानी बटन के ऊपर सेव लिखा हुआ है। और स्लैश इनपुट करके टैग क्लोज करता हूँ, और ये देखें ये सेव का बटन मेरे पास बन गया। अब जो कुछ मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, लिखने के बाद जब मैं सेव का बटन प्रेस करूंगा तो वो सारा डेटा पोस्ट हो जाएगा। अब पोस्ट होके जाएगा किधर, क्योंकि अभी तक हमने उसे एड्रेस नहीं बताया, एक्शन नहीं बताया। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक फाइल बना लेते हैं जिधर हम उस आने वाले डेटा को हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ से डेटा तो हमने भेजना है। कहाँ भेजेंगे, इस सफ़े पे, जिस सफ़े का नाम यहाँ पे एक्शन में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी चूंकि किसी सफ़े का नाम नहीं है, तो इसका मतलब है कि सफ़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहले तो हमें वो सफ़ा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम वो सफ़ा बनाएंगे। उस सफ़े का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम रख सकते हैं एडिंग कस्टमर डॉट पी एच पी। अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है सबसे पहला काम तो वो पीएचपी वाला कोड है सारा, तो वो हम लगाएंगे और इंक्लूड करेंगे डेटाबेस की फ़ाइल को। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब चूंकि डेटा हमारे पास आ रहा है बाय पोस्ट, ठीक है, डेटा यहाँ से हमारे पास आएगा बाय पोस्ट। तो बाय पोस्ट आने वाला डेटा हमारे पास है 5 डब्बे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 वेरिएबल्स बनाते हैं, क्योंकि डेटा को, जो आने वाला डेटा है उसको हमने कहीं ना कहीं तो इस जगह पे स्टोर करना है। 5 वेरिएबल बनाते हैं, $ID, $name, $phone, डॉलर ईमेल,
डॉलर स्टेटस। अच्छा, इनमें डेटा आप लाएं कहाँ से? देखिए डेटा आ रहा है बाय पोस्ट, तो हम लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। इसको कहते हैं बाय पोस्ट आने वाले डेटा को एक्सेस करना। ये हमने लिख दिया। अब डेटा तो बहुत सारा आ रहा है, 5 डब्बों का डेटा आ रहा है, तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा डेटा किधर रखना है? इधर काम आएंगे हमारे रखे हुए उन डब्बों के नाम जो हमने यहाँ पे रखे थे, ये वाली चीज़ें, ये अब हमारे काम आएंगे। तो हमने इनको बाय नेम सेपरेट करना है, तो बाय पोस्ट आने वाली चीज़ों में से जो आईडी वाली चीज़ है उसको सेपरेट करके आप रखेंगे डॉलर आईडी में, और इसी तरह से बाकी सब में भी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेम वाले डब्बे में से जो चीज़ आ रही है वो डॉलर नेम में चली जाएगी। फ़ोन वाले डब्बे में से जो चीज़ आ रही है वो फ़ोन में चली जाएगी। ईमेल वाले डब्बे में से ईमेल, और स्टेटस वाले में से स्टेटस। तो ये हमारे पास हो गया जनाब कि डेटा तो हमारा सारा आ गया। अब हमने लगानी है क्यूरी। आपको याद होगा कि एसक्यूएल की जब हमने स्टार्ट की थी अभी, तो मैंने आपको बताया था कि डेटा सेव करने के लिए हम इंसर्ट क्यूरी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट क्यूरी लगानी है। तो उससे पहले हमें ज़रूरी बात है कमांड लिखनी पड़ेगी, माई एस क्यूरी, उसको डॉलर कॉन भी बताना पड़ेगा क्योंकि PHP 7.4 में ऐसे करना पड़ता है। और आगे आप लगाएंगे क्यूरी। अच्छा, इंसर्ट क्यूरी आपको मैंने बताया था कि 3 चीज़ें मांगती है। किस टेबल में डेटा डालना है, कौन कौन से कॉलम्स का डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, और डेटा है क्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू यूजर्स, उसके बाद देंगे कॉलम्स के नाम, कौन कौन से कॉलम में डेटा डालना है। देखिए हमने आईडी में भी डालना है, नेम में भी डालना है, फ़ोन में भी डालना है, ईमेल में भी डालना है, और स्टेटस वाले कॉलम में भी डेटा डालना है। अब आगे देंगे वैल्यूज़, कि कौन कौन सी वैल्यूज़ डालनी है जी। इसी तरतीब से हमने वैल्यूज़ देनी है, और वैल्यूज़ देंगे सिंगल कॉमे के अंदर। सिंगल कॉमा, यहाँ पे हम देंगे डॉलर ID, और इसी तरह से बाकी सारे भी देंगे तरतीब से, नेम, फ़ोन, ईमेल, और आखिर में स्टेटस। ठीक है जी। तो हमने ये ऐसे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, ये क्यूरी हमारी चल पड़ी। और हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर ये क्यूरी चल पड़े, सक्सेसफुली चल पड़े, तो लिखा हुआ है एको डेटा सेव्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले मुझे लगता है मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ये लगा देंगे ताकि एरर ख़त्म हो जाए। तो ये लिखा हुआ आ जाए। अब हम इस सफ़े का नाम एडिंग कस्टमर डॉट PHP यहाँ पे अपने फॉर्म में लिख देंगे कि डेटा को यहाँ पे भेजना है। सेव, यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया ID नंबर 3, यूज़र नेम कस्टमर 4, फ़ोन नंबर 0355555, ईमेल है customer4@outlook.com, और स्टेटस है एक्टिव। सेव करता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ आ गया डेटा सेव्ड। ठीक है। और अब अगर वापस इस पेज पे आऊँगा तो ये देखें यहाँ पे डेटा सेव हो चुका है। तो ये तरीकाकार है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि डेटा सेव होने के बाद ये लिखा हुआ ना आए डेटा सेव, बल्कि हम वापस इसी पेज पे आ जाएं जिधर से हम जा रहे हैं। और इस पेज का नाम है इंडेक्स, क्योंकि लिखा हुआ ना हो तो वो इंडेक्स पेज होता है। तो हम यहाँ पे एक कमांड लगाएंगे, हेडर, सिंपल ब्रैकेट्स, सिंगल कॉमा, अंदर देंगे लोकेशन। लोकेशन में उसे बताएंगे कि भाईजान इंडेक्स डॉट PHP वाले पेज पे वापस भेज दो। ठीक है। हेडर को क्या बताएंगे, लोकेशन, और लोकेशन की वैल्यू ये है। अब अगर मैं डेटा सेव करता हूँ मिसाल के तौर पे यूज़र ID 4, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये देखें हम यहाँ पे वापस आ गए उसी डेटा को सेव करके, और डेटा भी शो हो गया। तो ये हमारे पास तरीका है डेटाबेस में डेटा को सेव करने का। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बारी आती है डिलीट की, कि अब अगर हमने डेटा डिलीट कराना हो तो वो उसका क्या तरीकाकार है, उसका क्या मेथड है। देखें उसके लिए हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो हमने टेबल बनाया हुआ है ना जिसमें सारे यूजर्स का डेटा शो हो रहा है, यहाँ पे हम आखिर में एक और कॉलम बनाते हैं जिधर लिखते हैं एक्शन, और एक और डब्बा यहाँ पे भी बनाएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डिलीट। ठीक है, ये देखें अब हर कस्टमर के आगे डिलीट लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक ये डिलीट करता कुछ नहीं है। तो इस डिलीट की जगह हम बटन बनाएंगे, ए एंकर टैग href इज इक्वल टू और /a करके क्लोज करेंगे, और इधर अब लिखेंगे डिलीट।
अब ये बटन बन गया है, लेकिन अभी भी क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा। वजह क्योंकि अभी हमने इसको पेज का नाम नहीं बताया कि किधर जाना है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम अभी पेज बना हुआ नहीं है, तो पहले पेज बनाते हैं। न्यू फाइल, नाम रखेंगे डिलीट कस्टमर डॉट पी। और यहाँ पे वही सारा एज यूजुअल कोड होगा, तो वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं पहले। ठीक है, ये चीज़ें तो मस्ट होती हैं। और अब देखें, मैं ये चाहता हूँ कि डेटा बेस में से वो यूज़र डिलीट हो जाए जिस पे मैं क्लिक करूँ। अब मुझे क्या पता कि यार मैं कौन से बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो उसका एक ही तरीका है कि हम ऐसा करें कि हम डिलीट पे क्लिक करने से जिस सफ़े पे जा रहे हों, जाते जाते उस सफ़े पे साथ इस कस्टमर का डेटा भी लेके जाएं कि यार ये कस्टमर डिलीट करना है, साथ ये लेके जा रहे हैं हम। तो हम जो है वो पहले यहाँ पे पहले डिलीट क्यूरी लगाते हैं, माई एस क्यू एल आई क्यूरी डॉलर कॉन कॉमा डबल कोटेशन डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी बराबर है डॉलर आईडी के। यानी हम वो यूजर डिलीट करना चाह रहे हैं जिसकी आईडी अभी अभी हमें मिली है। और डॉलर आईडी हम यहाँ पे अपने पास से वेरिएबल बना लेते हैं, और फिलहाल उसके अंदर हम जीरो स्टोर करते हैं। ठीक है। और डिलीट करने के बाद हम चाहते हैं कि वापस हम चले जाएं इंडेक्स वाले पेज पे। ठीक है, ये सेव हमने किया, और इधर भी हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए यहाँ जीरो वाला एक ही कस्टमर है, अब वो डिलीट हो जाएगा चाहे मैं जिस पे मर्जी डिलीट क्लिक करूँ। अब मैं थ्री वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन डिलीट जीरो होना चाहिए। बल्कि ठहरे मैं पहले देख लूँ इसकी आईडी है क्या। जी, जीरो वाला कस्टमर है हमारे पास। ये डिलीट, एक मिनट ठहरे, ये जीरो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने सॉरी पेज का नाम नहीं दिया, तो नाम दूंगा यहाँ पे। पहले मैं पेज का नाम क्या है जी, डिलीट कस्टमर डॉट पी एच पी, डिलीट कस्टमर डॉट पी एच पी। तो मैं चाहता हूँ कि डिलीट वाले बटन पे क्लिक करने से मैं इस सफ़े पे चला जाऊँ, और उस सफ़े पे जाऊँगा तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये मैं डिलीट कोई और करूँगा, डिलीट ज़ीरो हो रहा है। और अब अगर मैं डिलीट करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो वाला तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस कस्टमर के नाम पे क्लिक करूँ, सिर्फ उसी का डेटा डिलीट हो। तो उसके लिए शर्त ये लगानी पड़ेगी मुझे कि मैं डिलीट वाले पेज पे तो जाऊँ, लेकिन साथ में डेटा भी लेके जाऊँ। यानी साथ में आईडी लेकर जाऊँ कि जिस आईडी को मुझे डिलीट करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है साथ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? आईडी। और आईडी की वैल्यू क्या है? अब आईडी की वैल्यू तो डेटाबेस में पड़ी है, और वो हम इसके ज़रिए से कर सकते हैं प्रिंट, तो हम इसी को उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, कि आईडी के तौर पे डेटाबेस में से जो यूज़र की आईडी है वो लेके जाओ। अब मैंने सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे देखें जिस बटन पे मैं एरो लेके जाता हूँ, और अगर आप नीचे यहाँ पे इस जगह पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे देखिएगा, जो ब्लैक कलर का यहाँ पे एक बॉक्स जो होता है, उसके अंदर जो पेज का यूआरएल है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि डिलीट कस्टमर डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क आई डी इज इक्वल टू 4। ऊपर वाले बटन पे करता हूँ तो आई डी इज इक्वल टू 3, ऊपर वाले बटन पे आई डी 2। तो हर बटन के पीछे उसी की आईडी है जिस कस्टमर के आगे वो बटन लगा हुआ है। तो इतना काम तो चलो हो गया। अब यहाँ पे अभी हमने चेंज करना है। यहाँ पे हम कहते हैं कि जीरो को डिलीट नहीं करना, आईडी जीरो नहीं है, आईडी वो है जो अभी तुम्हें मिल रही है साथ। जब इस पेज पे हम आए थे तो साथ जो आईडी आई थी वो लो। तो वो हम कैसे लेंगे? वो हम डॉलर अंडरस्कोर, सॉरी, वो हम लेंगे डॉलर अंडरस्कोर गेट से। गेट कमांड यूज होती है जब हमने यूआरएल के अंदर से कोई वैल्यू उठानी हो, तो डॉलर गेट सिंपल कोटेशन और आईडी। मतलब हम इसको कह रहे हैं कि यार इस पेज पे आते आते हमने यूआरएल के साथ जो आईडी भेजी है उसको उठा लो। तो यूआरएल में जिस चीज़ की भी आईडी हुई, वो आईडी यूज़र से डिलीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। अब ये 4 नंबर यूज़र है, इसके आगे डिलीट का बटन है, इस पे क्लिक करते हैं, ये डिलीट हो गया। इस तरह से ये डिलीट का बटन काम करता है। तो ये जनाब था डिलीट। अब बारी आती है, आखिरी चीज़ है हमारी, अपडेट, कि डेटा हमारा अपडेट कैसे होता है। देखिए, बिल्कुल सेम तरीका है डेटा को अपडेट करने का भी। डेटा को अपडेट करने का बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने किया है डेटा को सेव करने का। जैसे ये फॉर्म हमने बनाया ना, इस फॉर्म के अंदर हमने क्या किया है, इस फॉर्म के अंदर हमने डेटा को लिख के भेजा है। अपडेट करने का भी ऐसा ही है कि डेटा लिख के भेजेंगे और वो अपडेट हो जाएगा। हम एक और फॉर्म बना लेते हैं। ये हमने जो फॉर्म बनाया था डिव का, एक और बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिव बनाया हुआ है, एक और डिव बनाते हैं।
बल्कि डिव एक और नहीं बनाते, फॉर्म एक और बना लेते हैं। ये डिव ठीक है, डिव ठीक रहे, फॉर्म एक और बनाते हैं, और ये फॉर्म बनाते हैं। अब देखते हैं फॉर्म ये किधर बनेगा। ये फॉर्म इसके नीचे बन गया, ठीक है, तो खैर है, बना रहे, इसके नीचे बन जाए कोई बात नहीं। अलबत्ता इसमें ये है, बल्कि ऐसा करते हैं एक और पेज बनाते हैं ताकि उस पर थोड़ी आसानी रहे। हम एक और पेज बनाते हैं एडिट कस्टमर के नाम से। इस पेज के अंदर ये इंडेक्स वाले पेज से सारा कुछ उठा के हमने रख दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ऊपर टेबल है ना, ये हमने नहीं प्रिंट कराना, ये फालतू है। अब हम जाते हैं एडिट कस्टमर पे, यहाँ पे लिखते हैं जी हम एडिट कस्टमर। ये देखिए ये फॉर्म बना हुआ आ रहा है। अब बात ये है कि हमें क्या पता कि कौन सी यूज़र की क्या आईडी है, तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे हमने डिलीट वाले कस्टमर पे वो आईडी भेज के और वो डेटा नहीं सारा किया था, इधर भी हम वही काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं पीएचपी का कोड, बाकी सारा तो यूज़ होता ही है, इंक्लूड db.php, और यहाँ पे हम लगाएंगे माई एस क्यू एल आई क्यूरी। क्या क्यूरी लगाएंगे जी, डॉलर कॉन कॉमा सेलेक्ट करो एवरीथिंग फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी बराबर हो उस आईडी के जो हमें अभी अभी मिली है। कहाँ से मिली है, यूआरएल से, ठीक है। आईडी किसके बराबर हो, जो यूआरएल में 7 आईडी आई है। अब यूआरएल में तो आईडी आ को नहीं रही, तो उसके लिए फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा। हम इंडेक्स पेज पे वापस जाते हैं, जहाँ पे हमने डिलीट का बटन लगाया है, इसी बटन के साथ खाना नया नहीं बनाते, इसी खाने के अंदर एक और बटन लगाते हैं ए, बाकी ये पूरा बटन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिलीट कस्टमर की जगह एडिट कस्टमर लिख देते हैं, लेकिन साथ हम वही आईडी भेज रहे हैं, और बटन पे भी एडिट लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखते हैं, एडिट कस्टमर को हम बोल रहे हैं कि जो यूआरएल में आईडी साथ आ रही है उसका डेटा स्टोर करो डॉलर रिजल्ट के अंदर, और डॉलर, अब चूंकि एक ही कस्टमर का डेटा लाना है तो हम वाइल लूप नहीं लगाएंगे। डॉलर रो इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई फैच अरे, और कहाँ से डेटा उठाओ, डॉलर रिजल्ट से। अब देखें डेटा सारा पड़ा हुआ है डॉलर रो के अंदर, किसका डेटा पड़ा हुआ है, उसी बंदे का जिसकी आईडी यूआरएल के तौर पे साथ आई थी। अब हमने डेटा सारा प्रिंट करवाना है डॉलर रो में से निकाल निकाल के, और प्रिंट करवा के इन डब्बों के अंदर रखना है। उसका क्या तरीका है, ये प्लेस होल्डर वाले जितने हैं ना ये हम हटा देते हैं, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह यहाँ पे हम लगाएंगे वैल्यू वाला एट्रीब्यूट, और वैल्यू वाले एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे तुम्हारे अंदर डेटा हम पीएचपी से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, एको डॉलर रो, और क्या चीज़ शो कराओ, मिसाल के तौर पे आईडी। अब देखते हैं कि यहाँ पे आता है कि नहीं। अब ये रिफ्रेश किया, ये एडिट पे क्लिक किया, तीसरे नंबर पे मिसाल के तौर पे, तो आईडी क्या जानी चाहिए, 3। ये एडिट किया, ये देखें 3 आईडी गई, और यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से बाकी डब्बों में जो जो चीज़ें आती हैं वो हम प्रिंट कराते जाते हैं। अब दूसरे डब्बे में नेम आना था, नेम प्रिंट करा दिया। तीसरे डब्बे में फ़ोन आना था, फ़ोन प्रिंट करा दिया। चौथे में ईमेल आनी थी, और पांचवे में स्टेटस। ये देखिए, अब उस कस्टमर का डेटा जो हम यूआरएल में जिसकी आईडी साथ लेकर आए हैं सारा यहाँ पे आ गया। अब हम इसको चाहें जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको अपडेट करेंगे, तो बटन पे भी हम अपडेट लिख देते हैं। और अब हम इसको भेजेंगे किधर, ठीक है। पहले तो एडिंग कस्टमर वाली फाइल ये थी, लेकिन उधर तो इंसर्ट क्यूरी लगी हुई है। अब काम तो सारा यही होना है, सिर्फ वाई इसके कि क्यूरी अपडेट की लगनी है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा अपडेट कस्टमर डॉट पी एच पी, और यहाँ पे वो हम पेस्ट कर देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। और एडिट कस्टमर में फॉर्म को बोलते हैं कि तुमने पता, जिस पते पे डेटा पोस्ट करना है वो है अपडेट कस्टमर डॉट पी एच पी, ठीक है जी। तो अब हमारा ये सारा डेटा किधर पोस्ट हो जाएगा, इस सफ़े पे। उधर हम उसको बाय पोस्ट आने वाले डेटा को अलग अलग कर लेंगे, लेकिन अब हम इंसर्ट क्यूरी नहीं लगाएंगे, बल्कि अब हम लगाएंगे अपडेट क्यूरी। और अपडेट क्यूरी क्या थी, अपडेट यूजर्स सेट कर दो
क्या सेट करो, नेम सेट कर दो इक्वल्स टू डॉलर नेम के, क्योंकि पुराना जो भी नाम था उसको हम डॉलर नेम में जो अभी अभी नया नाम हमने भेजा है उसके बराबर अपडेट करेंगे। इसी तरह कॉमा, फ़ोन को फ़ोन के, ईमेल को ईमेल के, और स्टेटस को स्टेटस के इक्वल अपडेट कर दो। और शर्त क्या है, वेयर आईडी बराबर हो उस आईडी की जो भी हम भेज रहे हैं। अब आईडी चेंज हम नहीं कर सकते, आईडी अगर हमने चेंज नहीं करनी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट कस्टमर के अंदर जो आईडी वाला डब्बा है ना, ये आईडी वाला डब्बा है, इसको क्या देते हैं, रीड ओनली। जब ये रीड ओनली हो जाएगा तो ये फिर एडिटेबल नहीं रहेगा। ये अभी देखिएगा ये ग्रे हो जाएगा, ये ग्रे हो गया। अब इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं सकता। तो आईडी कभी भी हम अपडेट नहीं करते किसी चीज़ की, आईडी की बेस पे हम बाकी चीज़ें अपडेट करते हैं, क्योंकि आईडी प्राइमरी की है। आई होप कि आप लोगों को प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पता होगा। तो आईडी जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है। तो अब हमने अपडेट करना है, अब हम अपडेट करते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखें ना, अभी कस्टमर 4@outlook.com है, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ @live.com। मैं अपडेट करता हूँ। अब मैं वापस इस पेज पे आया ना, अब देखिए ये अपडेट हो चुका है, इसकी ईमेल अपडेट हो गई है। तो ये तरीका है जनाब अपडेट करने का। और ये हमारा तीसरा पोर्शन था इस वीडियो का। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर यही काम बार बार हर पेज पे हुए हैं। इन चार कामों में से एक काम, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट या सिलेक्ट, टेबल में जा रहा है या फॉर्म में जा रहा है डेटा, यही काम बार बार हो रहे हैं, इसी तरह के बटन बने हुए हैं और यही बूटस्ट्रैप इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। आपके ज़िम्मे अब ये है कि आपने इस वीडियो को, जो थोड़ी लंबी भी है, तसल्ली से सुकून से बार बार देखना है जब तक आपको सही समझ ना आ जाए। इसको रोक के देखें जहाँ से आपको नहीं समझ आ रहा। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के कोड को साथ रखें और उसके सारे पेजेस को एक दफ़ा व्यू करें। आपको कोड आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि यही चीज़ मैंने वहाँ पे यूज़ किया है, इसी तरीके से यूज़ की है और बार बार यही चीज़ यूज़ हो रही है। तो ये वीडियो आप देखें। अगर आपको फिर भी सवाल आता है दोबारा वीडियो देखें, और फिर भी सवाल आपका कोई रहता है तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।